तुमने कभी सेंटस को उसके पूर्ण रूप में देखा है, लेडी एरिस? नहीं, अमृता ने आश्चर्य से उत्तर दिया। अपने पिछले जीवन में उसने सेंटस ऑल्गर्स हार्ट के बारे में कई बार सुना था। सबसे पहले सेंटस ऑल्गर्स हार्ट को फिर से सामाजिक दुनिया में लाने वाली मार्शनेस ऑफ कमीलिया थी। जब एम्प्रेस की मृत्यु हो गई और उसकी सुध लेने वाला कोई नहीं रहा, तब उसने उस हीरे को गर्व से अपने गले में पहन लिया। मार्शनेस ऑफ कमीलिया के गायब होने के बाद सेंटस ऑल्गर्स हार्ट किसी दूसरे कुलीन व्यक्ति के हाथों में चला गया, लेकिन कुछ ही समय बाद वह व्यक्ति दिवालिया हो गया। उस आभूषण पर अन्यायपूर्वक मारे गए एक दंपति का श्राप होने की बात कही गई। इसके बाद उस हीरे की कीमत और भी बढ़ गई। लेकिन जहां तक अमृता जानती थी, सेंटस ऑल्गर्स हार्ट दोबारा कभी सामने नहीं आया। उसकी कहानी के साथ इतिहास और चमत्कारों की कई कथाएं जुड़ी हुई थीं। सेंटस ऑल्गा आज से लगभग 200 वर्ष पहले जीवित एक वास्तविक महिला थी। वह पूरे साम्राज्य में घूमती थी और लोगों को चमत्कारी उपचार देती थी। ऑल्गा की मृत्यु के बाद उसके प्रेमी ने स्वयं उसकी प्रतिमा बनाई थी। कहा जाता था कि जिस दिन उस मूर्तिकार की मृत्यु हुई, उस प्रतिमा की आंखों से आंसू बह निकले थे। सेंटस के आंसुओं में उपचार करने की शक्ति थी। कहा जाता था कि प्रतिमा के सामने सो जाने वाले तीर्थयात्री अपनी बीमारी से ठीक हो जाते थे और आसपास के कई गांवों के रोगी भी स्वस्थ हो गए थे। इसके बाद भी सेंटस ऑल्गा की प्रतिमा कई वर्षों तक उपचार के चमत्कार करती रही। लेकिन समय बीतने के साथ उसके सीने के आसपास दरार पड़ गई। एक वाइकाउंट, जिसके बारे में कहा जाता था कि वह उस पवित्र चमत्कार से ठीक हुआ था, उसने एक बड़ा हीरा प्राप्त किया और उसे प्रतिमा के खाली सीने में लगा दिया। वो एक अत्यंत मूल्यवान खजाना था। अगर वह कभी काले बाजार में भी दिखाई देती, तो उसकी खबर पूरे सामाजिक जगत में फैल जाती। लेकिन सेंटस के बारे में कभी कोई अफवाह नहीं फैली। इसलिए अमृता ने अस्पष्ट रूप से सोचा था कि पेचस के पतन के समय वह प्रतिमा भी नष्ट हो गई होगी। क्या इसे एम्प्रेस ने अपने पास रखा है? शायद एम्प्रेस के महल में लगी आग के समय वह गायब हो गई थी। तभी काउंटेस माथर एक छोटी गाड़ी लेकर आई। उस पर बच्चे के आकार की एक प्रतिमा कपड़े से ढकी हुई थी। कपड़ा हटाया गया तो नीले रंग की पत्थर की प्रतिमा दिखाई दी। उसे सुंदर कहना कठिन था। ये किसी महान कलाकार द्वारा संगमरमर में बनाई गई उत्कृष्ट मूर्ति नहीं थी। एक साधारण व्यक्ति ने अपने प्रेमी की तस्वीर को पत्थर पर उकेरा था। उसके चेहरे पर आंसुओं के निशान जैसी दो लंबी धारियां थीं। एम्प्रेस ने सेंटस ऑल्गर्स हार्ट अपने सेवक को सौंप दिया। सेवक ने हार से हीरा निकाला और उसे प्रतिमा के सीने में लगा दिया। एम्प्रेस ने कहा, लेडी एरिस ऑफ रोसन और भविष्य की ग्रैंड डचेस ऑफ एवरन, मैं ये प्रतिमा तुम्हें विवाह उपहार के रूप में देती हूँ। जब मुझे सेंटस ऑल्गर्स हार्ट मिला था, तो अब पूर्ण सेंटस तुम्हें देना ही उचित है। अमृता ने कृतज्ञता प्रकट करते हुए गहराई से सिर झुका दिया। एम्प्रेस थकी हुई अवस्था में अपनी जगह से उठी। मैं थक गई हूँ। तुम दोनों अब वापस जाओ। बधाई हो, तुम्हारी शादी की तैयारियां चल रही होंगी, इसलिए दोबारा आने की आवश्यकता नहीं है। हमें अफसोस है कि हमने आपका इतना समय ले लिया। रोशन अब विदा लेता है। अमृता ने उसे प्रणाम किया। एम्प्रेस सबसे पहले सभागार से बाहर चली गई। काउंटेस माथर अमृता के पास आई। एम्प्रेस ने जो उपहार दिया है, मैं उसे एवरन ग्रैंड डची भेज दूंगी। क्या ये ठीक रहेगा? हाँ, धन्यवाद काउंटेस माथर। तो फिर विदा। आपके विवाह के लिए बधाई। अमृता ने भी उसे प्रणाम किया। इसके बाद उसने विशाल की बाह थाम ली और दोनों बाहर निकल गए। विशाल ने धीमी आवाज में पूछा, तुम ठीक हो सीमा? तुम थकी हुई लग रही हो। हाँ, थोड़ा थक गई हूँ। मैंने बहुत ध्यान लगाकर बातचीत की। क्या तुम्हें वो सब मिल गया जो तुम चाहती थी? अमृता ने कुछ देर सोचा, फिर उसने उत्तर दिया, हाँ, मुझे वे सभी जवाब मिल गए जिनके लिए मैं यहाँ आई थी। एम्प्रेस ने तुरंत सकारात्मक उत्तर नहीं दिया था, लेकिन इतनी महत्वपूर्ण बात का तुरंत उत्तर देना भी मूर्खता होती। अमृता चिंतित नहीं थी। एम्प्रेस का मन निश्चित रूप से उसकी ओर झुक चुका था, वरना वो सेंटस ऑल्गा की पूर्ण प्रतिमा उसे कभी नहीं देती। उसकी मृत मित्र की विरासत अपनी अधूरी अवस्था में इतने वर्षों तक एम्प्रेस के शयन कक्ष में सुरक्षित थी। हर रात सोने से पहले उस प्रतिमा को देखते हुए एम्प्रेस क्या सोचती होगी, और वह क्या क्या याद करती होगी? विशाल ने गहरी सांस ली। वैसे तुमने अपने ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी ले ली है।
पेचेस को फिर से स्थापित करना, हम अभी भी इसे रद्द कर सकते हैं। तुमने ध्यान दे दिया। अगर पेचेस का कोई वंशज जीवित होता तो वह सेंटिस को छिपाकर नहीं रखती। अब मुझे समझ आया कि उसने इतने वर्षों तक एम्प्रेसेस पैलेस के दरवाजे क्यों बंद रखे और चुपचाप क्यों रहती रही। एम्प्रेस के पास अभी भी कुछ ऐसा था जिसकी उसे रक्षा करनी थी। तुम क्या करना चाहती हो? क्या यह ऐसा फैसला है जिसे मैं अकेले कर सकती हूँ? अमृता ने पूछा। विशाल ने जवाब दिया, ये काम तुमने शुरू किया है, फैसला भी तुम्हें ही करना होगा। और तुम, विशाल, मैं तुम्हें बता सकती हूँ कि कौन सा रास्ता हमारे लिए लाभदायक है, लेकिन अंत में पेचेस को फिर से स्थापित करने की जिम्मेदारी एवरन ग्रैंड डची की होगी। विशाल ने कुछ देर सोचा, लेकिन उसका उत्तर पहले से तय था। मैं पेशा विस्काउंटी से मुंह नहीं मोड़ना चाहता, यह सही नहीं होगा। मैं पहले से ही उसके किसी वंशज को खोजने के बारे में सोच रहा था। विशाल ने आह भरी। उसने प्रताप को इसकी जांच करने के लिए कहा था, लेकिन अभी तक वह सक्रिय रूप से इसकी जांच नहीं कर पाया था। उसके मन में एक तरह का अपराधबोध था, लेकिन वह खतरे को भी नज़रअंदाज नहीं कर सकता था। आखिर उसकी पहली जिम्मेदारी ग्रैंड ड्यूक एवरन की सुरक्षा थी। अगर तुम्हें लगता है कि प्राथमिकताओं को देखते हुए इसे कुछ समय के लिए टालना बेहतर होगा, तो ऐसा ही करते हैं। पेशा विस्काउंटी की समस्या बहुत छोटी है। विशाल पहले से ही कई खतरनाक लोगों की जिम्मेदारी उठा रहा है। अमृता ने एवरन ग्रैंड डची के विद्रोहियों वाले गांव के बारे में सोचा। विशाल समझ गया कि उसका मतलब क्या था और उसके चेहरे पर थोड़ी झिझक आ गई। अमृता मुस्कुराई। मुझे पूरा विश्वास है कि एम्परर को पहले से ही पेशा के वंशज के बारे में पता होगा, इसलिए बहुत चिंता मत करो। अभी उसकी रक्षा करने से ज़्यादा महत्वपूर्ण कुछ करना संभव नहीं है। 18 साल पुरानी बात को फिर से उठाना महामहिम पर राजनीतिक बोझ भी डालेगा, खासकर अब जब लॉरेंस उत्तराधिकारी बनने की कतार में है। ऊपर से ऐसा लग रहा था कि अमृता को एम्प्रेस की इच्छा पूरी करने के लिए प्रतिमा की जिम्मेदारी लेनी होगी। लेकिन वास्तव में अगर यह सौदा टूट गया तो चिंता एम्प्रेस की ओर से अधिक होगी। एम्प्रेस ने 18 वर्षों से कुछ नहीं किया था और अब वो बूढ़ी हो चुकी थी। उसे ये चिंता भी रही होगी कि उसकी विरासत संभालने वाला कोई नहीं है। उसे अभी तक ऐसा व्यक्ति नहीं मिला था जिसके पास उसकी प्रिय मित्र के रक्त और विरासत की रक्षा करने की शक्ति और क्षमता हो। इसलिए यह एक तरह की बंधक स्थिति थी। एम्प्रेस के पास कोई और विकल्प नहीं था। अमृता मुस्कुराई। क्या तुम्हें मुझसे किसी और चीज के बारे में नहीं पूछना चाहिए? तुम्हारा मतलब नमक से है? विशाल ने थोड़े परेशान स्वर में कहा। ये सच है कि इसकी जिम्मेदारी बड़ी है, लेकिन क्या तुम्हें नहीं लगा कि इसकी जरूरत पड़ेगी? हाँ, ठीक है। मैं समझता हूँ कि दक्षिणी प्रांतों को अपने साथ लाने के लिए हमें रियागन डची को अपने पक्ष में करना होगा। रियागन डची से आने वाला नमक भी साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था में बहुत महत्वपूर्ण है। विशाल ने आह भरी। लेकिन मैं कल्पना भी नहीं कर सकता कि ऐसा दिन कभी आएगा। चिंता मत करो, अमृता ने कहा। अगर मैं तुम्हें एम्परर नहीं बना सकती तो इतना भी नहीं कर सकती। अमृता मुस्कुराई और विशाल की ओर देखा। चलो वापस चलते हैं। विशाल ने सिर हिलाया। दोनों साथ साथ चलते हुए एम्प्रेसेस पैलेस से बाहर निकल गए। माथा, वो डिब्बा खोलो। एम्प्रेस आरामदायक कपड़े पहनकर अपने बिस्तर पर बैठी थी। काउंटेस माथा ने वो डिब्बा खोला जो वह सभागार से लाई थी। ढक्कन खुलते ही डिब्बे की चारों दीवारें नीचे की ओर खुल गईं। उसके भीतर नीले रत्नों जैसे चमकते नमक के क्रिस्टल दिखाई दिए। योर मैजेस्टी, काउंटेस माथा ने कांपती आवाज में एम्प्रेस को पुकारा। एम्प्रेस कुछ देर तक कुछ नहीं बोली। ये रत्न जैसे नमक के क्रिस्टल केवल रियागन डची के अधिकार वाले एक समुद्र तट से प्राप्त होते थे। ड्यूक ऑफ रियागन का राजचिन्ह भी इसी नमक के क्रिस्टल को दर्शाता था। ड्यूक ऑफ रियागन के सभी वंशज समाप्त हो चुके थे, केवल एम्प्रेस ही बची थी। विवाह के समय एम्प्रेस ने अपना खिताब छोड़ दिया था, इसलिए अपने माता पिता की मृत्यु के बाद भी वह अपना पुराना खिताब वापस नहीं पा सकी। वर्तमान ड्यूक ऑफ रियागन वो व्यक्ति था जिसने एम्परर की सेवा की थी। उसे वहां का पद भी एम्परर ने ही दिया था। ये देखते हुए कि रियागन डची की नींव दक्षिणी समुद्र के नमक से बनी थी, अमृता द्वारा यह नमक भेजने का अर्थ बिल्कुल स्पष्ट था। अमृता ने एम्प्रेस से कहा था कि वह रियागन डची वापस दिलाएगी। माथा, एम्प्रेस ने टूटी हुई आवाज में कहा, क्या ये संभव है?
मैं ऐसा निर्णय लेने की हिम्मत कैसे कर सकती हूँ? काउंटेस मार्था ने धीमी आवाज में उत्तर दिया। रियागन डची को वापस पाना असंभव था। एकमात्र वंशज एम्प्रेस थी, और अब उसके कोई बच्चे भी नहीं थे। उसका कोई निकट संबंधी भी नहीं था। फिर भी एम्प्रेस वर्तमान रिश्तेदारों में से किसी को यह विरासत देने का विचार नहीं रखती थी। वे सभी गद्दार थे, जिन्होंने एम्परर के सामने झुककर उसके वंशजों को नुकसान पहुंचाया था। इसलिए, भले ही वो वर्तमान ड्यूक ऑफ रियागन को अभी हटा दे, फिर भी उसके पास उस भविष्य को वापस पाने का कोई रास्ता नहीं था जिसकी उसने कभी कल्पना की थी। फिर भी काउंटेस मार्था यह नहीं कह सकी कि सब कुछ असंभव था। 18 वर्षों से एम्प्रेस ने जो पीड़ा झेली थी, उसे जानते हुए वह ऐसा कैसे कह सकती थी? हाँ, यह असंभव है, एम्प्रेस ने स्वयं कहा और बिस्तर पर लेट गई। काउंटेस मार्था ने नमक के क्रिस्टल को उस स्थान पर रख दिया जहां सेंटस की प्रतिमा रखी थी। वह ऐसी जगह थी जहां एम्प्रेस करवट लेकर लेटते ही उसे देख सकती थी। मार्था, मैंने इसे कभी नहीं भुलाया। जी, योर मैजेस्टी, मुझे लगा था कि मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ। मेरे हाथ पैरों में अब कोई शक्ति नहीं बची। मुझे लगा कि मैं फिर कभी खड़ी नहीं हो पाऊंगी। एम्प्रेस ने धीमी आवाज में कहा, लेकिन मैंने इसे अभी तक नहीं भुलाया। ये कहने के बाद लंबे समय से मेहमानों का स्वागत करने के कारण थकी हुई एम्प्रेस को नींद आने लगी। कुछ ही देर में वो सो गई। काउंटेस मार्था ने सावधानी से उसके ऊपर कंबल डाल दिया। मीरा हवेली की ओर जाने ही वाली थी। उसने शांत बैंगनी और हल्के बेज रंग की पोशाक पहनी थी, जो दुल्हन की मां के लिए बिल्कुल उपयुक्त थी। आज उसने अपनी हमेशा से गर्व की जाने वाली उभरी हुई छाती भी नहीं दिखाई थी। उसके बालों को खूबसूरती से घुमाकर सजाया गया था और उनमें सोने के ऐसे आभूषण लगाए गए थे जो जरूरत से ज्यादा चमकदार नहीं थे। फिर भी वह काफी सुंदर लग रही थी। मीरा ने ये पोशाक और आभूषण खास तौर पर आज के दिन के लिए तैयार करवाए थे। हालांकि उसे ये सोचने में बहुत देर हो गई थी कि उसे पहले से तैयारी करनी चाहिए थी। अधिकांश दर्जियों ने ये कहते हुए झिझक दिखाई कि उनकी सभी बुकिंग पहले से भरी हुई थीं। आमतौर पर अगर वह अपनी बात मनवाने के लिए जोर देती, तो कोई न कोई उसके लिए जगह बना देता। लेकिन इस बार मीरा ने ऐसा नहीं किया। उसके कपड़े और गहने उसके लिए गर्व की बात थे, लेकिन इस बार उसे ऐसे कपड़ों की जरूरत नहीं थी जिन्हें पहनकर वह एम्परर की बाहों में बांह डालकर घूम सके। उसे दुल्हन की मां के रूप में पहनने के लिए कपड़े चाहिए थे। वह अपनी बेटी की शादी में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती थी। आखिर यह मेरी बेटी की शादी है। कमरे में कई दिनों तक रोने और गुस्सा करने के बाद जब उसका दिमाग कुछ शांत हुआ, तो सबसे पहले यही विचार उसके मन में आया था। जब भी वह अमृता की शादी के बारे में सोचती, उसके सीने में आग का गोला उठने लगता। बिस्तर पर लेटी मीरा कई बार अपना सीना पीटती, वह चीखती और गुस्सा करती। वह क्रोधित थी और खुद को रोक नहीं पा रही थी। केवल शादी की कल्पना करते ही उसे दुख और आक्रोश से भर जाता था। मीरा को लगता था कि उसकी नाराजगी असल में विशाल के प्रति उसका गुस्सा थी। लेकिन शादी की अनुमति एम्परर ने दी थी, इसलिए वह कुछ नहीं कर सकती थी। वह लॉरेंस से भी यह नहीं कह सकती थी कि शादी को रोकना उसके लिए अच्छा होगा। सीमा, वह डरपोक और बेवकूफ़ लड़की मेरी मदद के बिना ठीक से शादी करके नया जीवन कैसे शुरू कर सकती है? अब तक अमृता ने उससे संपर्क नहीं किया था। इसका कारण मीरा को यही लगता था कि उसके आसपास के लोगों ने उसे भड़का दिया था। कोई भी पुरुष ऐसा नहीं था जो अमृता के सामने अपना असली इरादा छिपाकर रख सके। शायद विशाल ने उसे लगभग कैद करके रखा हुआ था। ये सोचकर मीरा का मन थोड़ा शांत हुआ। अमृता उससे संपर्क भी नहीं कर पा रही थी, इसलिए अब तक वह निश्चित रूप से बेचैन हो चुकी होगी। वे दोनों फिर से सुलह कर लेंगे। इस बार अमृता ने विद्रोह किया था और शिकायत की थी, लेकिन ये ज्यादा दिनों तक नहीं चलेगा। अगर मीरा उसे शादी की अनुमति दे देती, तो अमृता रोते हुए उसका धन्यवाद करती और माफी मांगती, जैसा कि वह हमेशा करती आई थी। जब अमृता को पता चलेगा कि उसकी माँ उसकी इतनी परवाह करती है, तो वह कितनी खुश होगी। मीरा को न तो कोई निमंत्रण मिला था और न ही कोई संदेश। उसे केवल लॉरेंस का एक छोटा सा पत्र मिला था, जिसमें लिखा था कि वह शादी में न आए। मीरा को विश्वास ही नहीं हुआ कि यह अमृता की इच्छा थी। ये सब विशाल ने किया था, इसलिए उसने सोचा कि उसे बस शादी के स्थान तक पहुंचना है।
विशाल चाहे जितना मनमानी करना चाहे, शादी के दिन अपनी सास को नज़रअंदाज नहीं कर सकता। और अगर एम्परर ने भी देख लिया कि विशाल उसके साथ कैसा व्यवहार कर रहा है, तो वह मीरा की बात जरूर सुनेगा। इसलिए वह चुपचाप शादी के स्थान पर पहुंच गई। अमृता की एक दासी बाहर उसका इंतजार कर रही थी और उसे सीधे हवेली के अंदर ले जा रही थी। ये देखकर मीरा ने सोचा, अमृता भी उसका इंतजार कर रही थी। लेकिन तभी लॉरेंस ने उसका रास्ता रोक लिया। मीरा ने कहा, तुम यहाँ थे, वापस चली जाओ, मदर, तुम्हें इस शादी में शामिल नहीं होना है। लॉरेंस ने ऐसा ही कहा। उसी समय अमृता हवेली से बाहर आए। उसका हाथ एम्प्रेस ने थाम रखा था। उसके गुलदस्ते में शुद्ध सोने का एक गोला था। मीरा ने सदमे में चीखने की कोशिश की, लेकिन मेहमानों और सेवकों की जय जयकार में उसकी आवाज दब गई। दूर से संगीत बजने लगा। किसी समय उसकी साथ आई दासी भी वहां से चली गई। मीरा गुस्से से पागल हो गई और अमृता की ओर दौड़ने की कोशिश की। लॉरेंस ने अपने सेवकों को उसे रोकने का आदेश दिया। कैसे, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? क्या तुम सीमा के भाई नहीं हो? मैं सीमा की माँ हूँ। क्या तुम उसकी शादी के दिन ही उसे माता पिता से वंचित करना चाहते हो? सीमा को माता पिता से वंचित करने वाली तुम खुद हो, मदर। क्या तुमने सबके सामने उसे मारा, उसके बाल पकड़कर उसे घर से बाहर खींच लिया? सीमा ने घर छोड़ दिया और इसी वजह से उसने तुमसे अपना रिश्ता खत्म करने का फैसला किया। क्या तुम सच में इसके साथ हो? मैं सीमा को समझता हूँ। उसे उस स्थिति में देखना मेरे लिए भी बहुत दुखद था। लॉरेंस ने ठंडे स्वर में कहा, और अगर तुम सीमा की स्थिति समझती तो यहाँ नहीं आती। क्या तुम्हें लगता है कि वह अपनी माँ का हाथ पकड़कर शादी के मंडप में जाना पसंद करती, जबकि उसे तुम्हारी वर्तमान स्थिति के बारे में सब पता है? तुम आखिर कहना क्या चाहते हो? मैं मार्शनेस ऑफ रोसन हूँ। मैं सीमा की माँ हूँ। सामने वाला कोई और नहीं बल्कि ग्रैंड ड्यूक एवरन है, और मेरी अपनी माँ भी अब सम्मानजनक स्थिति में नहीं है। ऐसे में खिताब या विवाह की प्रतिज्ञाओं का क्या अर्थ रह जाता है? लॉरेंस ने दया भरे स्वर में कहा। मीरा ने स्तब्ध होकर लॉरेंस को देखा। तुम अपनी माँ से ऐसा कैसे कह सकते हो? मैंने तुम्हें आने से मना किया था। अगर तुम यहाँ आती हो तो हम दोनों के लिए कुछ भी अच्छा नहीं होगा। लॉरेंस के चेहरे पर झुंझलाहट और परेशानी साफ दिखाई दे रही थी। सीमा माँ से कहीं ज्यादा समझदार है। वह जानती है कि उसे वास्तव में क्या चाहिए और उसे क्या करना है। लॉरेंस को ये पता नहीं था कि एम्प्रेस अमृता को अपनी लेडी इन वेटिंग बनाएगी। अगर अमृता ने ऐसा करने की बात कही भी होती तो वह नहीं सोच सकता था कि यह वास्तव में संभव होगा। लेकिन यह अमृता की समस्या का एकदम सही समाधान था। जो महिला अमृता का हाथ पकड़कर उसे विवाह के मंडप तक लेकर आई हो, उस पर मीरा के नाम या रक्त संबंध का बहाना बनाकर हमला करने की हिम्मत कौन करता? खासकर तब जब वो महिला स्वयं एम्प्रेस हो। ये शादी एवरन दंपति के लिए बिल्कुल सही होने वाली थी। अमृता ने कहा था कि वह मीरा के बिना भी ठीक रहेगी, लेकिन लॉरेंस को नहीं पता था कि वह क्या करने वाली है। उसे लगा था कि अमृता केवल समाज की बातें सहने की बात कर रही है। उसे नहीं पता था कि वह एम्प्रेस को भी मना सकती है। पिछली मुलाकात तक लॉरेंस की नज़रों में अमृता की छवि बदलना शुरू हो चुकी थी, लेकिन आज वह पूरी तरह बदल गई। बस थोड़ा अफसोस है कि उसने मुझे पहले नहीं बताया। फिर भी अमृता उसके लिए बहुत उपयोगी थी। वह ग्रैंड डचेस एवरन बनने के लिए पर्याप्त थी। उसने एम्प्रेस की लेडी इन वेटिंग का स्थान भी प्राप्त कर लिया था, और लॉरेंस के लिए इतना काफ़ी था। अमृता ने उसे एम्प्रेस से परिचित होने का अवसर दिया था। साथ ही उसने ये भी दिखा दिया था कि लॉरेंस को एम्प्रेस द्वारा गोद लिया जाना संभव हो सकता है। अब उसे केवल मीरा को रोकना था। क्या मदर हमेशा नहीं कहती थी कि तुम मुझे प्रिंस बनते देखना चाहती हो? इसका इससे क्या संबंध है? सीमा ने कहा है कि मेरे प्रिंस बनने का एकमात्र कानूनी रास्ता एम्प्रेस द्वारा गोद लिया जाना है। क्या तुम्हें लगता है कि ऐसा संभव है? क्या तुम्हें मेरे और एम्प्रेस के बीच के संबंध का पता नहीं है? ऐसा कुछ नहीं है जो तुम नहीं कर सकती, है ना? सीमा एम्प्रेस की लेडी इन वेटिंग बन चुकी है। इसका मतलब है कि कम से कम तुम्हारी वजह से एम्प्रेस तुम्हारे बच्चों को अपना दुश्मन नहीं मानती। तो तुम ये सोचकर अपनी माँ को छोड़ने वाले हो और अब सीमा का हाथ पकड़ने वाले हो? मीरा का पूरा शरीर गुस्से से कांपने लगा। क्या तुम घर से इसी इरादे से निकले थे? तुम भी
ये कहने के लिए कि तुम्हें मुझ पर शर्म आती है और तुम्हें मेरी ज़रूरत नहीं? मैंने कब कहा कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? तुम इतनी अतार्किक क्यों हो रही हो? लॉरेंस ने झुंझलाकर कहा, मैं केवल ये कह रहा हूं कि कुछ समय के लिए चुप रहो, फादर के साथ शांति से रहो और अच्छे से पेश आओ। एम्प्रेस से प्रतिस्पर्धा मत करो और हर बात पर गुस्सा मत करो। लॉरेंस, तो फिर मैं या सीमा तुम्हारी मदद कैसे कर पाएंगे? क्या मेरी माँ के अहंकार को थोड़े समय के लिए संतुष्ट करना टाला नहीं जा सकता? जब मैं एम्परर बनूंगा तब तुम एम्परर की माँ बनोगी? मीरा का चेहरा लाल पड़ गया, उसे चक्कर सा आने लगा। तुम कह रहे हो कि मेरी वजह से किसी बेकार के अहंकार की समस्या पैदा हो रही है? तुम अभी भी वही कर रही हो, है ना? लॉरेंस ने कहा। जब एम्प्रेस दुल्हन की माँ की जगह पर बैठी है, तब तुम क्या करोगी? जाकर एम्प्रेस के बाल पकड़कर उसे घसीटोगी, या फादर के पास जाकर ग्रैंड ड्यूक एवरन की माँ बनने का अभिनय करोगी? लॉरेंस, अगर मदर यहाँ सामने आ गई, तो शादी बर्बाद हो जाएगी। कोई भी ऐसा नहीं चाहता। तुम एम्प्रेस के सामने कैसे खड़ी होगी? और अगर फादर नाराज हो गए, तो उनसे कैसे निपटोगी? उधर लॉरेंस के कंधे के पीछे शादी की रस्म चलती रही। एम्प्रेस ने अमृता का हाथ पकड़कर उसे वेदी के सामने पहुंचाया। फिर वापस आते समय एम्प्रेस ने एम्परर का हाथ थाम लिया। दोनों के लिए मेज पर एक दूसरे के बगल में सीटें तैयार थीं। आर्चबिशप का बधाई संदेश सुनाई दे रहा था। फूल बरसाए गए और तलवारों की छत बनाई गई। युवा गायकों ने भजन गाया। ग्रैंड ड्यूक एवरन के सैनिक ऊंची आवाज में जयकार करने लगे और उनकी आवाज ने गायकों की आवाज को दबा दिया। मीरा रो रही थी। उसने अपनी हथेली से आंसू पोंछे। उसका मेकअप काला और लाल होकर फैल गया। मुझे नहीं पता था कि तुम अपनी माँ के साथ ऐसा करोगे। वापस चली जाओ। शादी के बाद मैं तुमसे मिलूंगा, लॉरेंस ने कहा। उसे चिंता थी कि शादी खत्म हो जाएगी। एम्प्रेस शायद शादी के तुरंत बाद वापस चली जाएगी। अमृता ने एक बार एम्प्रेस को उसके महल से बाहर निकाला था, इसलिए संभव था कि अब वह उससे लगातार मिलती रहे। लेकिन ऐसे अवसर बार बार नहीं आने वाले थे। हर मिनट, हर सेकंड महत्वपूर्ण था। मीरा ने देखा कि लॉरेंस बार बार शादी की ओर देख रहा था। वह ये भी समझ गई कि क्यों। उसे ऐसा लगा जैसे पूरी दुनिया उलट गई हो। मैंने तुम्हारे साथ ऐसा क्या किया? वापस चली जाओ, मदर। मैंने तुम्हारे साथ ऐसा क्या किया? मैं सिर्फ चाहती थी कि तुम सफल हो जाओ। तो फिर तुम्हें मेरी मदद करनी चाहिए, ताकि मैं सफल हो सकूं। लॉरेंस ने कहा। अब उसका बोलने का तरीका बदल गया था, जैसे मीरा उसकी बात समझने लगी हो। क्या तुम्हें लगता है कि यह सब सफल होगा? मीरा ने निराश होकर बुदबुदाया। दुनिया में अब विश्वास करने के लिए मेरे पास केवल एक चीज बची है, खून का रिश्ता। हाँ, मैं भी उस पर विश्वास करता हूँ, और लॉरेंस के लिए एम्परर भी उसका खून था। ये बात समझते ही मीरा का दिमाग सुन्न हो गया। लॉरेंस उसके पास आया और धीरे से उसके कंधों को थाम लिया। फिर उसने बहुत मीठे स्वर में कहा, पहले घर वापस जाओ और आराम करो। सोने के बाद तुम्हारी समझ वापस आ जाएगी। बस। मीरा ने लॉरेंस को झिड़क दिया, फिर वो मुड़ गई। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसका पेट भीतर से बिल्कुल खाली हो गया हो। उसके भीतर थोड़ी सी निराशा उतर आई थी। मैडम, मीरा को गिरने से बचाने के लिए पास खड़ी दासी ने तुरंत उसे संभाल लिया। लॉरेंस ने अपने सेवक को आदेश दिया, मदर को घर ले जाओ। बस। मीरा ने टूटी हुई आवाज में कहा, तुम्हें मुझ पर नजर रखने की जरूरत नहीं है। मैं खुद शांति से वापस चली जाऊंगी। उसे विश्वास था कि वो पुरुषों को किसी और से बेहतर समझती है। उस आवाज वाले व्यक्ति ने उसे अपने दिल से इतनी दूर कर दिया था कि अब वह दिखावे तक की कोशिश करना भी नहीं चाहता था। भले ही वो उसका अपना बेटा ही क्यों ना हो। शादी का समारोह समाप्त हो गया। यह एक शानदार और भव्य विवाह था, जो ग्रैंड ड्यूक एवरन की प्रतिष्ठा के बिल्कुल योग्य था। एम्प्रेस ने दुल्हन का हाथ थामा और एम्परर ने दूल्हे का हाथ। केवल इतना ही अपने आप में इस विवाह को असाधारण रूप से सम्मानजनक बनाने के लिए पर्याप्त था। लगभग आधे मेहमानों के मन में अलग अलग विचार रहे होंगे, फिर भी इस विवाह को लेकर किसी के मन में कोई अप्रिय भावना नहीं थी। सभी ने प्रसन्न चेहरों के साथ उन्हें बधाई दी। स्वागत समारोह भव्य था। सभी मेहमानों ने नृत्य किया, खाना खाया और शराब पी। बॉडीगार्ड ने खुशी से जयकारे लगाए और कर्मचारियों के लिए अलग से दावत रखी गई।
ग्रैंड ड्यूक एवरों और सीमा की ओर से प्रताप ने झुग्गी बस्तियों में रहने वाले लोगों के लिए भरपूर शराब और भोजन की व्यवस्था करवाए। सब कुछ बिना किसी परेशानी के सुचारू रूप से संपन्न हुआ। रिसेप्शन शुरू होने से पहले ही एम्प्रेस चली गईं। जाते समय उन्होंने कहा, मैं तुम पर नज़र रखूंगी। अमृता को इसकी ज़्यादा चिंता नहीं थी, क्योंकि उसे पूरा विश्वास था कि एम्प्रेस अपना वादा निभाएंगी। एम्प्रेस के उठने के कुछ ही समय बाद एम्परर भी चले गए। रिसेप्शन में विशाल के बाद उन्होंने अमृता के साथ एक नृत्य किया। उसे बधाई देने के बाद उन्होंने कहा, अब मुझे तुम्हें लापरवाही से सीमा नहीं कहना चाहिए। मैं मेरे महाराज के सामने ग्रैंड डचेस एवरों का नाम लेकर आपका सम्मान कैसे कम कर सकती हूँ? चूंकि ग्रैंड ड्यूक आपके भतीजे हैं, इसलिए यदि आप मुझे अपनी भतीजी की तरह समझें तो यह मेरे लिए सम्मान की बात होगी। इस पर एम्परर हंस पड़े। ठीक है, मैं आगे भी ऐसा ही करूँगा, ये तुम्हारे लिए भी सम्मान की बात होगी। मैं अभिभूत हूँ। सीमा, मैं जानता था कि तुम बुद्धिमान हो, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी निडर भी हो। मैंने कभी भी योर मैजेस्टी को धोखा देने की कोशिश नहीं की, मेरा विश्वास कीजिए। नहीं, इसका मतलब यह नहीं कि मैं निराश हूँ। बस मुझे ये सुखद एहसास हुआ कि इतनी उम्र होने के बाद भी लोगों को परखने वाली मेरी आंखें पूरी तरह सही नहीं हैं। मैं अभिभूत हूँ। विशाल सीधा सादा है। ऐसा स्वभाव एक फायदा है, लेकिन धर्मनिरपेक्ष राजधानी के लिए उसकी यह प्रकृति हमेशा उपयुक्त नहीं होती। वह एक अच्छा इंसान है, इसलिए उसका ध्यान रखना ताकि उसे कोई नुकसान न पहुँचे। जी, और उससे बहुत ज़्यादा नफरत मत करना, बेचारी मीरा। इतना कहकर एम्परर चले गए। ऐसा लगता था कि उन्हें पहले से पता था कि मीरा शादी में आई थी और लॉरेंस ने उसे वहां से भगा दिया था। एम्परर ही अकेले ऐसे व्यक्ति नहीं थे जिन्होंने इस बात पर ध्यान दिया था। मार्शनेस ऑफ कमीलिया और ग्रैंड ड्यूक विजय भी उसके पास आए और धीमी आवाज में उससे बात करने लगे। क्योंकि पुरुष बहुत सरल होते हैं, वे सोच सकते हैं कि सीमा के बजाय हर मैजेस्टी एम्प्रेस इसलिए विवाह में उपस्थित हुई क्योंकि सर लॉरेंस की वजह से ऐसा हुआ। न केवल सर लॉरेंस को हर मैजेस्टी से मिलने का अवसर मिला, बल्कि वे ये भी सोचेंगे कि भाई बहन के बीच कुछ संभावना है, क्योंकि हर मैजेस्टी ने तुम्हें अपनी लेडी इन वेटिंग बनाया है। लेकिन हर मैजेस्टी एम्प्रेस सर लॉरेंस को स्वीकार नहीं कर सकती। पुरुष अक्सर यह गलत समझ लेते हैं कि जिस महिला के बच्चे हैं, वह जीवन भर अपने बच्चों के पिता से प्रेम करती रहेगी। आप कहना क्या चाहती हैं? अगर कोई जानता है कि इस बार शिवांश रोशन की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण थी, तो वे समझ जाएंगे कि तुमने जो किया, उसका असली अर्थ क्या था। मैं नहीं जानती, मुझे अपनी माँ से अलग होने पर इतना गर्व नहीं है। वैसे, मुझे खुशी है कि जो उपहार मैंने तुम्हें दिया था, वह काम का निकला। क्या तुम्हें शादी के लिए सेंटस की मूर्ति मिल गई? हनीमून से लौटने के बाद मुझे जरूर दिखाना, मैं बहुत उत्सुक हूँ। ग्रैंड डचेस विजय भी इसे देखना चाहती हैं, क्योंकि उन्होंने इसे पहले कभी नहीं देखा। ग्रैंड डचेस विजय मार्शनेस कमीलिया की बहन भी थीं। आज का दिन इतना व्यस्त था, इसलिए उन्होंने बस थोड़ी देर तुम्हारा अभिवादन किया, लेकिन अगली बार मैं एक उचित मुलाकात की व्यवस्था करूंगी। तुम्हारी शादी की बधाई, हनीमून का आनंद लेना। मार्शनेस कमीलिया ने मुस्कुराते हुए उसे बधाई दी। इसके बाद अनगिनत लोगों ने उससे मुलाकात की और उसे बधाई दी। उसे कुल 5 नृत्य विशाल के साथ करने पड़े, फिर लॉरेंस के साथ और उसके बाद ग्रैंड ड्यूक विजय के साथ। जब तक वह थकान से चूर होकर रिसेप्शन से बाहर निकली, तब तक वह पूरी तरह निढाल हो चुकी थी। अमृता और विशाल रिसेप्शन के पूरे जोरों पर रहते हुए ही वहां से निकल गए। इसके बाद अमृता ने बस कपड़े बदले और नाव पर सवार हो गई। उन्हें उस बंदरगाह वाले शहर जाना था, जिसे राजधानी का प्रवेश द्वार कहा जा सकता था। उस बंदरगाह में ग्रैंड ड्यूक एवरन की एक हवेली थी। समुद्र के रास्ते यात्रा करना, जमीन के रास्ते एवरन ग्रैंड डची तक जाने की तुलना में कहीं अधिक सुविधाजनक और तेज था, इसलिए उनके पास बीच रास्ते में ठहरने के लिए यह आवास था। वहां एक रात सोने के बाद वे ग्रैंड डची जाने वाली नाव पर सवार होने वाले थे। जब तक वे हवेली पहुंचे, तब तक सूर्यास्त हो चुका था। शादी का जश्न मनाने वाले कुछ बॉडीगार्ड ने विशाल को दूसरी बार अपने साथ उठा लिया। अमृता पूरी तरह थक चुकी थी और उसे जिस कमरे में ले जाया गया था, उसी ओर चली गई। दासियों ने उसके लिए स्नान का पानी और बदलने के कपड़े तैयार किए। इस बीच अमृता अपनी शादी के बारे में फिर से सोचने लगी। कोई समस्या नहीं हुई थी, उसके सभी वांछित उद्देश्य पूरे हो चुके थे।
अब मुझे बस परिणाम की जांच करनी है। रूबी ने दरवाजा खोला और आवाज लगाए, लेडी हूँ। ओह नहीं, नहीं, अब आप मैडम हैं। ओह, मुझे ये बहुत पसंद है। अब आप लेडी नहीं रहीं, आप मैडम हैं। अमृता मुस्कुराई, क्या स्नान तैयार है? ओह, हाँ, वह भी तैयार है। सर फ्रील यहाँ आए हैं। उन्हें अंदर भेजो। जी। इसी वजह से अमृता अपने असहज कपड़े उतारे बिना ही उनका इंतजार कर रही थी। फ्रील अंदर आया। अमृता को देखकर वह झिझक गया। अब मैं आपको कैसे संबोधित करूं? ग्रैंड डचेस, लेडी एरिस? जैसा तुम्हें सहज लगे वैसा कहो। तो ग्रैंड डचेस। फ्रील ने विनम्रता से सिर झुकाया और हल्का सा अभिवादन किया, फिर उसने रिपोर्ट देना शुरू किया। मैडम रोसन शादी के हॉल से सीधे घर चली गईं। मैंने खुद इसकी पुष्टि की है, इसलिए आपको इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है कि किसी को कुछ पता चल जाएगा। समझ गई। बिल अब नहीं था, इसलिए शिकायत करने वाला भी कोई नहीं था। मेरे महाराज एम्परर भी शादी के हॉल से सीधे रोशन मैंशन गए। इसकी पुष्टि करने के बाद मैं वापस आया हूँ। भाई का क्या हुआ? सर लॉरेंस बैरनेस एंडरमन के घर लौट गए हैं, जहां वे अभी रह रहे हैं। अमृता ने आह भरी। लॉरेंस द्वारा ठुकरा दिया जाना मीरा के लिए जीवन से ही ठुकराए जाने जैसा था। उसे जबरदस्त सदमा लगा होगा। शादी के बाद लॉरेंस का उसके पास जाकर उसे ढूंढना अच्छा होता। इन चालों की गणना करने वाली वही थी, लेकिन फिर भी उसे ये सब करके बहुत अच्छा नहीं लग रहा था। उस भावना से अलग, अंततः यह एक अच्छी बात थी। लॉरेंस को मीरा के रोते हुए परिवार के प्रति अपने प्रेम को मजबूत करने के लिए एम्परर से मिलने की अनुमति नहीं मिली। एम्परर सत्ता की प्रकृति को अच्छी तरह समझते थे और उसे अपने अनुसार चलाना पसंद करते थे। लेकिन साथ ही उन्हें अपने बेटे के प्रति मित्रवत भी दिखना पड़ता था। लॉरेंस अब वो उम्र पार कर चुका था जब वह अपने माता पिता की गोद में बैठकर मजाक कर सकता था। वह एम्परर का बेटा भी था और उनका उत्तराधिकारी भी। चाहे कुछ भी हो, उसका प्यारा बचपन अब बीत चुका था। केवल सत्ता की इच्छा दिखाकर वह भी कई दूसरे दरबारियों जैसा बन सकता था। इसलिए इस परिस्थिति में लॉरेंस के लिए सही कदम यही होता कि वह सबके सामने एम्प्रेस की चापलूसी करता और समारोह खत्म होते ही सीधे मीरा के पास जाता। एम्परर के सामने वह दिखा सकता था कि वह मीरा से प्रेम करता है और अपनी पूरी शक्ति से उसे सांत्वना देता है। तब एम्परर लॉरेंस के व्यवहार को सही मानते और उससे प्रसन्न होते। लेकिन अब एम्परर शांत चेहरे के साथ एम्प्रेस के साथ बैठे थे, फिर जल्दी उठकर मीरा के पास चले गए। लॉरेंस की सोच वहां तक नहीं पहुंचती थी। खैर, तुम अपनी मां की भूमिका नहीं समझते, और मेरे महाराज को भी तुम ज्यादा नहीं समझते, भाई। ये बात ईर्ष्या पैदा करने वाली थी कि लॉरेंस इतना प्रेम पाकर बड़ा हुआ था कि उसे इन चीजों को समझने की जरूरत ही नहीं पड़ी। लेकिन अमृता को यह मूर्खता भी लगती थी। क्या मैं उस पर नजर रखता रहूं? अगर भाई लॉरेंस की कोई खबर मिले तो मुझे बताना। उस पर लगातार नजर रखने की जरूरत नहीं है। जी। उससे ज्यादा मेरी मां पर नजर रखो। क्या रूबी ने तुम्हें रोसन मैंशन के मुखबिर के बारे में बताया? जी। स्थिति के प्रवाह को ध्यान से देखो और उस पर नजर रखकर सब कुछ दर्ज करते रहो। पहले से कुछ करने की जरूरत नहीं है। मेरे लौटने तक इसे ऐसे ही रहने दो। ठीक है। राय से संपर्क करना मत भूलना, मुझे अच्छी तरह याद रहेगा। फ्रील ने अपना सिर खुजलाया। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि आप मुझसे कुछ ज्यादा ही काम करवा रही हैं? तुम्हारे पास जो प्रतिभा है उसका इस्तेमाल तो करना ही होगा। अमृता मुस्कुराई। फ्रील ने आह भरी। वैसे महामहिम, कृपया मेरे स्वामी का अच्छी तरह ध्यान रखिएगा। मुझे चिंता है कि कहीं कुछ हो न जाए, क्योंकि यह पहली बार है जब मैं इस ग्रेस के साथ नहीं जा रहा हूँ। वो उत्तर में जा रहे हैं। मुझे यकीन है कि विशाल मुझसे कहीं बेहतर जानता है। मैं रणनीति और युद्ध कौशल से अनजान हूँ। क्या आपको पता है कि मेरा मतलब वह नहीं था? फिर भी ज्यादा चिंतित मत हो, मैं उनकी सहायता के लिए उनके ठीक पास रहूंगी। फ्रील के चेहरे पर अस्पष्ट भाव आ गए। ओह, मैं इसे कैसे कहूँ? मेरा मतलब यह नहीं था कि आपको हिज ग्रेस की सेवा करनी है। मैं भी वास्तविक बात ही कर रही हूँ। तो क्या अब बात खत्म हो गई? जी। कुछ समय तक मैं तुम्हें नहीं देख पाऊंगी, तब तक स्वस्थ रहना और मेहनत से काम करना। अमृता उठ खड़ी हुई। फ्रील ने सैन्य सलामी देकर उसे उत्तर दिया। फिर उसने विनम्रता से कहा, आपकी शादी की बधाई। मुझे राहत है कि आप ग्रैंड डचेस एवरन बन गईं।
क्यों? क्या तुम्हें लगता था कि मैं ग्रैंड ड्यूक एवरन को बर्बाद कर दूंगी? और मुझे लगता है कि आप किसी ऐसे व्यक्ति को बर्बाद करने वाली हैं जिसे मैं पसंद नहीं करता। अमृता मुस्कुराई, फिर उसने फ्रील का अभिवादन किया और स्नानघर की ओर चली गई। और जब अमृता स्नानघर से बाहर आई तो उसका सामना एक भयावह वास्तविकता से हुआ। ये पहली रात है। सोफी अपने गालों को लाल किए हुए शर्माते हुए अपने नाइट सूट में बाहर आए। वे गुलाबी नाइट सूट बेहद प्यारे थे। वे चमकीले थे, लेकिन जरूरत से ज्यादा चमकदार नहीं लग रहे थे। शरीर की रेखाएं और हल्के रंग की अंदरूनी परत इतनी पतली थी कि वह थोड़ी सी झलक रही थी, लेकिन अंदर की परत स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रही थी। आस्तीन थोड़ी फूली हुई थीं और उन पर झालरें लगी थीं। घुटनों तक पहुंचने वाली स्कर्ट का किनारा स्वाभाविक रूप से फैलकर मॉर्निंग ग्लोरी के फूल जैसा आकार ले रहा था। एक बार घूमने पर वह पैरों के चारों ओर लिपट सकता था। सीना खुला हुआ नहीं था। हालांकि अगर सीने के ऊपर बंधी रिबन को खोल दिया जाए तो कपड़े सीधे पैरों के नीचे गिर जाते। सोफी, आखिर यह क्या है? अमृता के हैरान सवाल के जवाब में सोफी बोली, यह नाइट सूट है। यह दुल्हनों के लिए नवीनतम फैशन वाला नाइट सूट है। क्या एमिली ने ऐसा कहा? यह सच है कि यह नवीनतम फैशन है, और असली दुल्हन के नाइट सूट के लिए यह बिल्कुल सही है। चलिए। अमृता को चक्कर सा महसूस हुआ। सोफी को पता नहीं था, क्योंकि वह मानती थी कि यह प्रेम विवाह है, इसलिए उसने ये सोचने की भी जरूरत नहीं समझी थी कि पहली रात को कुछ भी नहीं होगा। दूसरे कपड़े लाओ। क्या मैं सफ़ेद वाला लाऊं? हल्का नीला भी है? अमृता की बात सुनकर सोफी उत्साह से बोली, मुझे लगता है गुलाबी अच्छा है, लेकिन हल्का नीला भी आप पर बहुत अच्छा लगेगा। मास्टर, आप चाहे जो पहने उन्हें पसंद आएगा। आप प्यारी भी लगेंगी और आकर्षक भी। बकवास मत करो, यही पहन लो और मेरा नाइट सूट ले आओ। बिल्कुल नहीं। क्या आप उस पुराने ग्रे नाइट सूट में सोने वाली हैं? यह आपकी पहली रात है। यह आरामदायक है और गर्म भी है। अमृता एक पल के लिए झिझकी। जो नाइट सूट वो अब तक पहनती आई थी वह कई साल पुराना था। जैसे जैसे वह लंबी होती गई, उसकी आस्तीन और पायजामे की लंबाई छोटी होती गई, इसलिए उसने उसमें कपड़ा जोड़कर सिल दिया था। इसके अलावा इतने लंबे समय तक पहनने के कारण वह रोएदार और मुलायम भी हो गया था। फिर भी वह इस गुलाबी नाइट सूट से 100 गुना बेहतर था। बकवास मत करो, और मैं इसे तुम्हें देने वाली भी नहीं हूं। क्यों? हनीमून पर कौन ऐसा नाइट सूट लेकर जाता है? जब एवरन ग्रैंड डची के लोग नई मालकिन को ऐसे नाइट सूट में देखेंगे तो वे क्या सोचेंगे? सोफी, मैं इसे लॉन्ड्री रूम में भी नहीं रख सकती। शुरुआत में तो शिवांश 8 में भी बहुत परेशानी होती थी। क्या आपको पता है, सब लोग ये देखकर दुखी हो जाते थे कि मेरी लेडी किस तरह के कपड़े पहनती हैं। अमृता को अचानक अपनी हड्डियों तक एक अजीब सी पीड़ा महसूस हुई। ठीक है, ऐसा ही मान लेते हैं। वह जानती थी कि नए घर के कपड़े और नाइट सूट बनवाना जरूरी था। इसीलिए उसने एमिली और सोफी को अपनी जरूरत की सारी चीजें तैयार करने की जिम्मेदारी दे दी थी। लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि वे ऐसा कुछ लेकर आएंगी। कुछ और ले आओ। क्या तुम्हारे पास कोई इंडोर ड्रेस या गाउन नहीं है? मैंने सारे कपड़ों के संदूक पहले ही जहाज पर रखवा दिए हैं। मैंने केवल कल सुबह पहनने के कपड़े और यह नाइट सूट ही बाहर रखा है। ये सचमुच दुविधा थी। चिंता मत कीजिए मैडम एमिली, और मैंने आपको सबसे सुंदर और आकर्षक दिखाने के लिए बहुत मेहनत की है। सोफी चौड़ी मुस्कान के साथ बोली, निश्चित रूप से, मास्टर भी आप पर मोहित हो जाएंगे। अमृता को चक्कर सा महसूस हुआ। उसे बेहद अफसोस हुआ कि उसने ये काम सोफी के भरोसे छोड़ दिया था। भले ही उसे अपने व्यस्त समय में से कुछ समय निकालना पड़ता, उसे खुद सब कुछ देख लेना चाहिए था। उसे सोफी को कपड़े पैक करते हुए देखना चाहिए था। चलिए। सोफी ने उसका हाथ और नाइट सूट दोनों हिलाते हुए कहा। आखिरकार अमृता हार गई। वह आधी रात के करीब जहाज से अपने कपड़ों के संदूक उतरवाने या राजधानी की हवेली से दूसरे कपड़े मंगवाने का झंझट नहीं चाहती थी। नर्म नाइट सूट उसके पैरों के चारों ओर लिपटा हुआ था, जिससे अमृता को अजीब सा महसूस हो रहा था। और इस नाइट सूट को पहनकर हनीमून वाले कमरे में जाना तो और भी अजीब था। कमरे को न तो जरूरत से ज्यादा सजाया गया था और न ही कम। सब कुछ बिल्कुल उचित ढंग से व्यवस्थित था। कमरे में अच्छी हवा आ रही थी और एक सुगंधित मोमबत्ती जल रही थी, जिससे वातावरण में हल्की सी खुशबू फैल रही थी।
खिड़की पर मुलायम पीले रंग के पर्दे लगे थे और वहां एक बहुत बड़ा बिस्तर था। स्वाभाविक रूप से इस पल तक अमृता ने अपने हनीमून वाले कमरे के बारे में कभी गंभीरता से नहीं सोचा था। बाहर चाहे कुछ भी कहा जाए, रस्में हुई हों या नहीं, यह विवाह वास्तव में एक वास्तविक वैवाहिक संबंध नहीं था। उसे विशाल पर भी भरोसा था। वह ऐसा पुरुष था जो दयालुता का अर्थ समझता था। इसलिए हनीमून के कमरे में जाने की बात को लेकर उसने कभी चिंता नहीं की थी। बल्कि अमृता ने खुद आगे बढ़कर कहा था कि वह ग्रैंड ड्यूक एवरन के साथ जहाज के उसी कैबिन में रहेगी। ऐसा ही होना चाहिए था, है न? दूसरे शब्दों में, अगर प्रेम विवाह करने वाला नवविवाहित जोड़ा हनीमून पर अलग अलग कमरों में सोए, तो बाहर के लोग उनके बारे में क्या सोचेंगे? दूसरे शब्दों में, उसने केवल बाहरी बातों पर विचार किया था। कमरे में प्रवेश करने के बाद ही उसे आंतरिक समस्या का एहसास हुआ, जब उसने सोफी को मुस्कुराते हुए देखा और रूबी को उसके नाइट सूट की तारीफ करते हुए सुना कि वह कितना सुंदर है। क्या मुझे यही पहनकर वहां लेटना है और साथ सोना है? जैसे ही उसने ऐसा करने के बारे में सोचा, उसे यह पागलपन जैसा लगा। वो सो नहीं सकती थी। अमृता अब समझ गई थी कि जब उसने विशाल से कैबिन साझा करने के लिए कहा था, तब उसका चेहरा इतना अजीब क्यों हो गया था। अमृता ने अपने कमरे में चारों ओर देखा, लेकिन उसने जितना भी सोचा, उसे कोई रास्ता नहीं सूझा। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि अगर पहली रात दुल्हन अपना कमरा छोड़कर कहीं और जाकर सोएगी, तो कैसी अफवाह फैल जाएगी। इस हवेली में मौजूद हर व्यक्ति के पास कहने के लिए कुछ न कुछ होगा। इसके बजाय, इससे लोगों के मन में अनचाही चिंता और परेशानी पैदा होगी। ये साफ दिखाई दे रहा था कि मामला और भी जटिल हो जाएगा। और यह एक बेकार की चिंता भी थी। विशाल के लिए उसके कपड़े कैसे हैं, इसकी चिंता करना शायद कोई मायने नहीं रखता। अगर मैं फटे पुराने कपड़े पहनूंगी, तो शायद उसे मेरे लिए बुरा लगे। फिर भी, अमृता ने बिस्तर से कंबल खींच लिया। वह सोफे पर गोल होकर लेट गई और खुद को कंबल से ढक लिया। वह बहुत थकी हुई थी, इसलिए अमृता को जल्दी ही नींद आने लगी। सपने में भी वह बेचैन थी। इसी कारण दरवाजा खुलने की आवाज सुनते ही वो चौंक कर उठ बैठी। विशाल अंदर आया और सावधानी से बोला, माफ करना, मुझे देर हो गई। क्या आधी रात भी गुजर चुकी है? मैं निकल नहीं पा रहा था। विशाल ने माफी मांगने के बजाय अमृता की ओर देखा और फिर वो अपने शब्द पूरे किए बिना ही रुक गया। विशाल की गर्दन और कान लाल हो गए। पहले अमृता समझ नहीं पाई कि वह उसे इस तरह क्यों देख रहा था। फिर उसे एहसास हुआ कि कंबल उसके शरीर से नीचे खिसक गया था और उसने जल्दी से उसे उठा लिया। उसने खुद को समझाया कि नाइट सूट बस थोड़ा पतला है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। कुछ भी खुला नहीं था और शर्मिंदा होने की कोई बात नहीं थी। लेकिन उस निर्णय का कोई फायदा नहीं हुआ। उसे शर्म से जमीन में गड़ जाने जैसा महसूस हुआ। वो इसलिए क्योंकि सोफी को कुछ पता नहीं है। लगता है उसने दुल्हन के लिए बनाए जाने वाले किसी खास नाइट सूट के बारे में सोचकर इसे तैयार कर दिया। क्या यह अजीब लग रहा है? मैंने दूसरे कपड़े ढूंढने की कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने कहा कि बाकी कपड़े जहाज पर हैं और रात में उन्हें निकालना संभव नहीं था। अमृता ने एक के बाद एक सफाई देनी शुरू कर दी। विशाल ने हाथ हिलाकर उसे ऐसा न करने का संकेत दिया। फिर उसने एक बार अपनी हथेली से चेहरा रगड़ा। यह अजीब नहीं है, मुझे लगता है ये प्यारा है। इस बार अमृता का चेहरा भी लाल हो गया। दूसरी ओर, उसका दिमाग बिल्कुल खाली हो गया। विशाल झिझका और फिर अमृता की ओर बढ़ा। यह मैडम एमिली का। उसके मुंह से एक और सफाई निकलने ही वाली थी कि विशाल का बढ़ा हुआ हाथ उसके बिखरे हुए बालों को हल्के से छू गया। अमृता चौंक गई। उसने कंबल को ढाल की तरह अपने चारों ओर कसकर लपेट लिया और सोफे पर बैठ गई। बिस्तर लॉर्ड विशाल के लिए है। मैं सोफे पर सो जाऊंगी। सीमा। एक पल के लिए खामोशी छा गई। विशाल ने हल्की सांस ली। वह बिस्तर के पास गया और बैठ गया। फिर उसने अपनी हथेली से एक बार अपना चेहरा नीचे की ओर सहलाया। मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें डरा दिया। ओह नहीं, अमृता ने हल्की कांपती आवाज में जवाब दिया। कुछ देर पहले तक क्या होने वाला था, वह खुद भी नहीं समझ पा रही थी। अगर तुम्हें मेरे साथ एक ही बिस्तर पर सोने में असहजता होती है, तो मैं सोफे पर सो जाऊंगा। नहीं, मैं कंबल नहीं छोड़ सकती। इसके बजाय मैं बिस्तर छोड़ दूंगी। कंबल और बिस्तर दोनों का इस्तेमाल करो, ठंड नहीं है।
मुझे कंबल की जरूरत नहीं है। मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं मास्टर को सोफे पर छोड़कर खुद बिस्तर पर आराम से कैसे सो सकती हूँ? लेकिन मैं बहुत छोटी हूँ। लॉर्ड विशाल, मुझे नहीं लगता कि आप अपने पैरों को आधा मोड़कर इस सोफे पर ठीक से सो पाएंगे। सीमा, विशाल ने उसे पुकारा, लेकिन उसके दोबारा कुछ कहने से पहले ही अमृता बोल पड़ी। क्या आप रोशनी बंद कर सकते हैं? जरूर। अगर इससे तुम्हें सहज महसूस होता है तो मैं बंद कर देता हूँ। अमृता ने मन ही मन राहत की सांस ली। कुछ ही देर में शयनकक्ष अंधेरे में डूब गया। बिस्तर पर विशाल की परछाई दिखाई दे रही थी। अमृता ने आखिरकार अपनी गर्दन तक चढ़ी गर्मी से राहत महसूस की और आंखें बंद कर लीं। लेकिन उसे नहीं लगा था कि वह सो पाएगी। कुछ देर पहले तक वह इतनी थकी हुई थी कि तुरंत सो गई थी। अमृता को एहसास हुआ कि वह अपनी सांसों की गिनती कर रही थी, अंदर लेना और बाहर छोड़ना दोनों। विशाल ने भी शायद महसूस किया कि वह कभी कभी आह भर रहा था और उसकी सांसों की गति भी अनियमित हो रही थी। उसे आज की शादी का मूल्यांकन करना था। मूल रूप से सोने से पहले वह विशाल के साथ परिणामों की जांच करने और भविष्य की योजनाओं को और बेहतर बनाने वाली थी। लेकिन वह ऐसा नहीं कर सकी। उसे केवल एक परछाई दिखाई दे रही थी। फिर भी वह इतनी घबराई हुई क्यों थी? कुछ देर बाद विशाल अचानक उठकर बैठ गया। मैं ऐसा नहीं कर सकता। जी, हमें कुछ समय तक एक ही कमरा साझा करना ही है। क्या हमें इसकी आदत डाल लेना बेहतर नहीं होगा? हम कैबिन में इस तरह सो नहीं सकते। अमृता के जवाब देने से पहले ही वो उसके पास आ गया। फिर उसने अपनी बाहें बढ़ाईं और कंबल के ऊपर से अमृता को उठा लिया। आह! अमृता आश्चर्य से छटपटाई। विशाल ने बिना किसी कठिनाई के उसे उठाकर बिस्तर पर लिटा दिया। मैंने कुछ नहीं देखा। एक पल के लिए अमृता समझ नहीं पाई कि उसका मतलब क्या था। फिर उसे समझ आया कि विशाल का मतलब था कि वह कंबल से ढकी हुई थी, इसलिए उसने उसके शरीर को नहीं देखा था। चिंता मत करो, मैं कुछ नहीं करूंगा। मुझे उसकी चिंता नहीं है। उसकी बात सच थी, लेकिन सांसें तेज होने के कारण उसकी आवाज कांप रही थी। विशाल भी कंबल के अंदर आ गया। कंबल के भीतर का तापमान बढ़ गया। अमृता ने बिस्तर के हल्के से हिलने को महसूस किया और अपनी पीठ उसकी ओर करके लेट गई। बिस्तर काफी बड़ा था, इसलिए दोनों बिना एक दूसरे से ज्यादा सटे आराम से सो सकते थे। लेकिन विशाल ने पीछे से धीरे से अपना हाथ बढ़ाकर उसे बाहों में ले लिया। इसकी आदत डाल लो। मैं भी इसकी आदत डालूंगा। जी। अमृता कांप उठी। उसकी धीमी आवाज मानो सीधे उसके मन में उतर रही थी। उसके ठंडे हाथ पैर विशाल के शरीर की गर्मी से गर्म होने लगे और उस एहसास से उसे हल्की सी गुदगुदी हुई। अमृता हिल भी नहीं पा रही थी और अपनी सांस रोककर लेटी रही। फिर से खामोशी छा गई। इस बार अमृता ने अपनी सांसों के बजाय अपने दिल की धड़कनें गिननी शुरू कर दीं। उसके कानों तक पहुंच रही विशाल के दिल की धड़कन उसकी अपनी धड़कन से कहीं ज्यादा तेज थी। जब तक उसने अपनी नियमित धड़कनों पर ध्यान केंद्रित नहीं किया, तब तक उसे नींद नहीं आई। शायद लंबे समय तक तनाव में रहने के कारण जैसे ही उसका शरीर ढीला पड़ा, अमृता तेजी से सपनों की सीमा में खिंचती चली गई। सीमा, क्या तुम सो गई हो? कोई जवाब नहीं आया। विशाल ने धीरे से अपना सिर उठाया और अमृता के चेहरे की ओर देखा। उसकी सांसों की हल्की आवाज सुनाई दे रही थी। पूरे दिन उसके शरीर में गर्मी आने के साथ उसके पीले पड़े होंठ अब गुलाबी हो गए थे। विशाल ने सावधानी से अपने होंठ उसके कनपटियों से लगाए। मुझे लगा मेरा दिल डूब जाएगा। वह जानता था कि अमृता उसे एक पुरुष के रूप में नहीं देखती थी। फिर भी जब उसने पहली बार दरवाजा खोला और उसे देखा, तो उसके मन में एक ही विचार आया था। क्योंकि वह इतनी सुंदर लग रही थी, तुम्हें इसके बारे में सोचना बंद करना होगा। वो उस पर इतना भरोसा करती थी कि उसके पास इतनी निश्चिंत होकर सो गई थी। वह हमेशा उसे अपनी बाहों में भरना चाहता था। जैसा उसने सोचा था, वह उतनी ही नाजुक और कोमल थी, मानो वह टूटकर गायब हो सकती हो। उसके शरीर का तापमान गर्म था। विशाल ने तय किया कि वह केवल इस बात से खुश रहेगा कि वह उसके हाथों और पैरों को गर्म रख सकता है। लंबे समय तक एक मृग तृष्णा का पीछा करने के बाद उसे आखिरकार उसे अपनी बाहों में थामे हुए होने का भ्रम दिखाई दिया था। जब वह उस सपने से जागता तो उसे डर लगता कि वह सब कुछ खून में बिखरकर नष्ट हो जाएगा। विशाल ने आह भरी और अमृता की बाईं कलाई को हल्के से थाम लिया। सोने का समय हो चुका था, फिर भी उसने अभी तक अपना हीरे का कंगन पहना हुआ था।
उसका दिल बेकाबू होकर धड़कने लगा। ये तो डरावना है, एम्परर ने रोसन मैंशन के सामने उतरते हुए कहा। कुछ समय तक उपेक्षित रहने के बाद हवेली का माहौल पूरी तरह बदल गया था। बगीचे की अच्छी तरह देखभाल नहीं की गई थी और पहली नज़र में ही सफाई की स्थिति भी खराब दिखाई दे रही थी। राजा मर चुका है। मैंने सुना है कि उसकी मौत किसी लुटेरे से मुठभेड़ में हुई। अटेंडेंट ने उन्हें याद दिलाया। एम्परर ने सांस छोड़ी। ये समझ में आता है। सीमा एवरन ग्रैंड डची में थी और लॉरेंस ने कहा था कि वह दूसरे घर में रह रहा है। मुझे यकीन है कि वह सिर ढंककर कहीं पड़ी होगी। एम्परर ने अटेंडेंट को घूर कर देखा। तुम बिना ध्यान दिए क्या कर रहे हो? मुझे माफ़ कीजिए। लॉरेंस को पसंद नहीं था कि कोई रोसन मैंशन के काम में दखल दे। जब वह घर पर हो तब ये बात समझ में आती है, एम्परर ने असंतोष से कहा। किसी आदमी को ढूंढो, वह धैर्यवान और अपने काम में अच्छा होना चाहिए। जी। अटेंडेंट ने गहराई से झुककर अभिवादन किया। क्या लॉरेंस अभी भी रिसेप्शन में है? जी। क्या उसने एक भी आदमी नहीं भेजा? ये कहते हुए एम्परर सीढ़ियों की ओर बढ़ गए। कुछ ही कर्मचारी बचे थे, इसलिए एम्परर को देखते ही वे चौंक गए और जल्दी से घुटनों के बल बैठ गए। कई कर्मचारी अमृता के साथ जा चुके थे, इसलिए हवेली में अब बहुत कम लोग बचे थे। एम्परर ऊपर मीरा के शयन कक्ष की ओर चले गए। नौरा, हाथ में ट्रे लिए हुई कामवाली, दरवाजे के पास इधर उधर टहल रही थी। तभी उसने एम्परर और उनके अटेंडेंट को देखा और घबरा गई। नौरा को शिष्टाचार का ज्यादा ज्ञान नहीं था। उसने लंबे समय तक रोसन मैंशन में काम किया था, लेकिन वह केवल लॉन्ड्री रूम में काम करती थी। ये पहली बार था जब उसने एम्परर को अपनी आंखों के सामने देखा था। उसे लगा कि उसे घुटनों के बल बैठ जाना चाहिए, लेकिन हाथ में पकड़ी ट्रे का क्या करे, यह उसे समझ नहीं आया। नौरा कांप रही थी, तभी अटेंडेंट ने जल्दी से उसके हाथ से ट्रे ले ली। फिर अटेंडेंट ने पूछा, तुम क्या कर रही हो? मैं अभिभूत हूँ। ओह, ये लेडी अमृता की ओर से है। सीमा की ओर से? जी। वो लेडी अमृता ने कहा था कि मैडम वापस आएंगी तो बहुत दुखी होंगी, इसलिए उन्होंने मुझे कद्दू और नींबू का सूप तैयार करवाने के लिए कहा था। नौरा की आवाज़ लड़खड़ा गई और इस बार उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। कल ही अमृता ने रूबी के जरिए उसे बुलवाया था। कल मेरी शादी है। जी, बधाई हो। मैंने तुम्हें अपनी शादी की बधाई देने के लिए नहीं बुलाया है, बल्कि तुम्हारे लिए एक काम है। कल सुबह रसोई में जाकर कद्दू और नींबू का सूप बनाने के लिए कहना। क्या? और जब मेरी माँ वापस आए तो वह सूप उन्हें दे देना? मेरी लेडी, मैं तो लॉन्ड्री रूम में काम करने वाली कामवाली हूँ। शायद मेरी माँ बहुत खराब मूड में होंगी और तुम पर ध्यान नहीं देंगी, बल्कि उनके शराब पीने की संभावना ज़्यादा है। तुम्हें वास्तव में मेरी माँ के सामने रहने की ज़रूरत भी नहीं है। अमृता ने कहा था, बेडरूम के आसपास घूमते रहना। जब मेरे महाराज आएं तो उन्हें बता देना कि मैंने तुम्हें सूप तैयार करने के लिए कहा था। बस इतना ही। अगर मेरे महाराज नहीं आते तो तुम खुद तय कर सकती हो कि सूप उन्हें देना है या नहीं। नौरा ने अपनी सांस रोक ली। अगर मैं ऐसा करूं तो क्या आप मुझे रेकमेंडेशन लेटर देंगी? नौरा, रूबी गुस्से में चिल्लाई। उसने नौरा को जोर से पकड़ लिया और नौरा झुक गई। अमृता ने ठंडी निगाहों से नौरा की ओर देखा। तुमने मेरे साथ सौदेबाजी करने की हिम्मत कैसे की? यंग लेडी, नौरा रोसन मैंशन छोड़ना चाहती थी। उसकी आंखों के सामने रोसन मैंशन का भविष्य डगमगाता हुआ दिखाई दे रहा था। मीरा अब इसकी मालकिन नहीं रहने वाली थी, बल्कि उसका स्वभाव भी क्रूर होता जा रहा था। नौरा के पास यहाँ फंसे रहने का कोई कारण नहीं था। जो कर्मचारी पीढ़ियों से यहाँ काम करते आए थे, वे हैंसन परिवार के संबंधों का इस्तेमाल करके पहले ही शिवांश 8 ऑफ रोसन की दूसरी हवेली या दूसरे व्यवसायों में जा चुके थे। लेकिन नौरा जैसे बिना किसी संबंध वाले नौकरों के लिए आसानी से दूसरी नौकरी ढूंढना मुश्किल था, क्योंकि उसका रेकमेंडेशन लेटर लिखने वाला बिल मर चुका था। मीरा का व्यवहार लगातार हिंसक होता जा रहा था। कोई भी उसके डर से नौरा को रेकमेंडेशन लेटर देने की हिम्मत नहीं करता था। इसलिए उसने रूबी के आगे बड़े हाथ को रस्सी की तरह पकड़ लिया था। अगर सोफी उसकी तारीफ करने वाली कामवाली होती तो उसे बहुत अच्छा लगता, और अगर वह मुश्किल होता तो वह उससे रेकमेंडेशन लेटर लिखवा सकती थी ताकि वह कहीं और नौकरी तलाश सके। वह इस मौके पर इसका पक्का जवाब चाहती थी, लेकिन यही उसकी गलती थी। अमृता ने कहा,
मैं सिर्फ ये देख रही हूँ कि तुम मेरे लिए उपयोगी हो या नहीं और मेरे आदेश को ठीक से पूरा कर सकती हो या नहीं। मुझे माफ़ कर दीजिए, लेडी। रूबी ने गहराई से सिर झुका लिया। अमृता ने हल्की सी आह भरी। फिर उसके चेहरे को देखकर उसने रूबी को माफ़ करने का फैसला किया। उसने फिर कहा, यह एम्परर से व्यक्तिगत रूप से मिलने और उनसे बात करने के बारे में है। अगर तुम उतनी उपयोगी हो जितना खुद को समझती हो, तो तुम्हें मुझसे किसी इनाम की मांग करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। और अब नोरा खुद को बेकार महसूस कर रही थी। उसे बस सूप लेकर आसपास घूमना था और एम्परर को सच बता देना था, लेकिन वह बोल ही नहीं पा रही थी। जब उसने खुद को एम्परर के सामने पाया तो उसका दिमाग बिल्कुल खाली हो गया। एम्परर नोरा से झुंझला गए। अटेंडेंट ने तुरंत कहा, बस, मैं सूप ले जाऊंगा, तुम वापस जाओ। मैं अभिभूत हूँ। नोरा ने सिर झुका लिया और ऐसे वहां से चली गई जैसे भाग रही हो। एम्परर ने आह भरी, लेकिन सीमा बेहतर है। क्या बेटियों का मन अधिक संवेदनशील होता है? अगर मेरी केवल एक संतान सीमा जैसी होती, तो मैं बहुत पहले ही उसे अपना उत्तराधिकारी तय कर चुका होता। क्या आप उसकी इतनी सराहना करते हैं? अटेंडेंट ने आश्चर्य से पूछा। एम्परर ने दुखी स्वर में कहा, सीमा जानती है कि उसे कैसे व्यवहार करना चाहिए। वह जानती है कि अपने अभिमान और भावनाओं को पीछे कैसे रखना है। पहले मुझे लगता था कि वह ज़रूरत से ज़्यादा डरपोक है, लेकिन इस बार उसने एम्प्रेस के साथ जो किया, उसे देखकर मुझे समझ आया कि उसमें दृढ़ता भी है और साहस भी। एम्परर ने बंद दरवाजे की ओर देखा। जब उन्होंने बेडरूम का दरवाज़ा खोला तो फर्श पर शराब की कई खाली बोतलें लुढ़की हुई थीं। यहाँ तक कि मीरा की करीबी कामवाली भी उसके पास मौजूद नहीं थी। एम्परर ने भौहें सिकोड़ लीं, लेकिन फिर उन्होंने एक बार और आह भरी और अपना चेहरा शांत कर लिया। मीरा बिस्तर पर नशे में बेसुध पड़ी थी। उसे किसी के अंदर आने का एहसास हुआ, लेकिन उसने प्रतिक्रिया नहीं दी। उसमें इतनी ताकत भी नहीं बची थी। उसके आंसू सूख नहीं रहे थे और लगातार बहते जा रहे थे। वह इतनी स्तब्ध और दुखी थी कि उसे मर जाने का मन हो रहा था। मेरी माँ खुद सम्मानित नहीं हैं। फिर उपाधि या विवाह की शपथ के नाम का क्या अर्थ है? लॉरेंस के शब्द उसके दिमाग से निकल ही नहीं रहे थे। मीरा हमेशा गर्व से सिर ऊंचा करके चलती थी। दुनिया की सारी महंगी और रंगीन चीजें उसके शरीर को सजाती थीं। वह किसी ऐसे व्यक्ति को बर्दाश्त नहीं करती थी जो उसकी बात मानने से इनकार करे। मीरा जानबूझकर किसी व्यक्ति को कुचलकर देखती थी कि उसके हाथ में मौजूद शक्ति वास्तव में कितनी है। जब सामाजिक दुनिया की महिलाएं उसके सामने घुटनों के बल झुककर अभिवादन करती थीं, तभी उसे संतुष्टि मिलती थी। वह किसी कर्मचारी को पीट पीट कर मार सकती थी और फिर उसे यूं ही फेंक सकती थी। लेकिन वह खुद से ज्यादा कोई नहीं जानता था कि मीरा वास्तव में सम्मानित नहीं थी। मीरा की कभी भी एक उचित शादी नहीं हुई थी। उसकी शादी बस इतनी थी कि वह एक ऐसे बूढ़े आदमी के सामने बैठी जो ठीक से चल भी नहीं सकता था, और उसने कागजों पर हस्ताक्षर कर दिए। न कोई फूलों का गुलदस्ता था, न कोई मेहमान। उसकी माँ की ओर से मिलने वाला शुद्ध सोने का विवाह चिन्ह भी नहीं था। उसकी शादी को प्रमाणित करने आया प्रीस्ट उसे ऐसी नज़रों से देख रहा था मानो वो कोई गंदी चीज़ हो, और हस्ताक्षर होते ही वह बिना ठीक से आशीर्वाद दिए जल्दी से चला गया। उस रात एम्परर ने उसे सफ़ेद पोशाक पहनाई थी, लेकिन उस वेडिंग ड्रेस की स्कर्ट पूरी तरह जालीदार थी, इसलिए उसके अंदर का हिस्सा साफ दिखाई देता था। उसे दूसरों की तरह सम्मानपूर्वक संभाल कर रखने योग्य नहीं माना जा सकता था। वह एम्परर के स्नेह का प्रमाण जरूर थी, लेकिन इस बात का नहीं कि उसकी शादी सम्मानपूर्वक हुई थी। वह औरत जो एम्प्रेस के पैलेस में किसी लाश की तरह रहती है, कैसी पत्नी है? तुम मेरी पत्नी हो। मीरा के प्यारे चेहरे को देखते हुए एम्परर अक्सर ऐसा कहा करते थे। एम्परर ने मीरा को बहुत सी चीजें दी थीं। मीरा ने इंपीरियल क्रेस्ट वाली रथ में यात्रा की थी। वो इंपीरियल सेरेमनीज में भी गई थी, जहां उसने एम्परर का हाथ थामा और उनकी पत्नी की तरह उनके साथ खड़ी हुई। एम्परर ने उसे अपनी गोद में बैठाया था और कई अवसरों पर राज्य की मुहर भी उसके हाथ में दी थी। उसने खुद उन दस्तावेजों पर मुहर लगाई थी जो पूरे देश के भाग्य को निर्धारित करते थे। मीरा ही एकमात्र ऐसी महिला थी जिसे एम्परर के बेडरूम में स्वतंत्र रूप से प्रवेश करने की अनुमति थी। लेकिन केवल एम्प्रेस का पद मीरा को नहीं मिला था। वह एम्परर की मिस्ट्रेस थी, एम्प्रेस नहीं।
जब भी मीरा को कुछ चाहिए होता, एम्परर उसे वह सब देते थे जो वह दे सकते थे, लेकिन उन्होंने उसे गॉड के नाम पर सुरक्षित रहने का वैध अधिकार नहीं दिया। जब तक एम्परर जीवित हैं, मीरा ही वो महिला होगी जो उनके बिस्तर में होगी। लेकिन एम्परर के साथ उसी कब्र में दफन होने का अधिकार एम्प्रेस को मिलेगा और उसी का नाम कब्र के पत्थर पर खुदा होगा। लॉरेंस सही था, वह सम्मानित नहीं थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि लॉरेंस भी उसे दोष देगा। दुनिया में हर कोई उसे गंदा कहकर दोष दे सकता था, लेकिन लॉरेंस और अमृता को ऐसा नहीं करना चाहिए था। वे ऐसा कैसे कर सकते हैं मुझसे ऐसा कहने के लिए? मैंने उन्हें पाला है। मीरा बुदबुदाई। एम्परर उसके पास आए और जिस बिस्तर पर मीरा लेटी थी उसके किनारे बैठ गए। गद्दा दबा और उसका शरीर हल्का सा उनकी ओर झुक गया। मीरा ने अपना सिर नहीं घुमाया और अपना चेहरा तकिए में छिपा लिया। एम्परर ने बहुत कोमलता से उसके बालों पर हाथ फेरा। क्या तुम नाराज हो? उद्धरण चिन्ह ... चले जाए, मीरा ने टूटी हुई आवाज में कहा। मुझे लगता है कि लॉरेंस को तुम्हें इतना दुखी करने के लिए गंभीर सजा देनी चाहिए। ऐसा मत करना। क्या तुम अभी भी लॉरेंस की चिंता कर रही हो? मीरा ने सिसकते हुए पूछा। क्या आपको शुरू से ही सब पता था? मुझे क्या आपको पता था कि सीमा एम्प्रेस की लेडी इन वेटिंग बन गई है, या लॉरेंस ने मुझे वहां आने से क्यों मना किया, इसलिए आपने आज मुझे शादी में जाने के लिए भी नहीं कहा? नहीं, मेरी आंखें और कान कितने भी तेज क्यों न हो, मैं एम्प्रेस के पैलेस के भीतर क्या हुआ ये कैसे जान सकता था? एम्परर ने आह भरते हुए कहा। मुझे पता था कि सीमा एम्प्रेस के पैलेस गई थी और उसे शादी का उपहार मिला था, लेकिन दूल्हे विशाल का उसका अभिवादन करना स्वाभाविक था। मैंने कभी कल्पना नहीं की थी कि वह इतना बड़ा कदम उठा सकती है। आप सीमा की तारीफ कर रहे हैं? मीरा की धीमी आवाज सुनकर एम्परर ने कराहते हुए कहा। हर कोई मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है? उसका रोना फिर तेज हो गया। एम्प्रेस ने मुझसे सब कुछ छीन लिया, मेरा बेटा और मेरी बेटी। उसके खिलाफ मेरे पास जो एकमात्र बढ़त थी वह यही दोनों थे। शांत हो जाओ, खुद पर इतना बोझ मत डालो। बच्चे बड़े होने के बाद आखिरकार अपने माता पिता से दूर हो ही जाते हैं। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगा, फिर तुम्हें इतना दुख किस बात का है? एम्परर ने मीरा को अपनी ओर खींच लिया। मीरा बिना किसी प्रतिरोध के उनकी बाहों में आ गई। तो क्या आप मुझे एम्प्रेस बना सकते हैं? क्या आप मुझे सम्मानित बना सकते हैं? मीरा ने ये मूर्खतापूर्ण शब्द नहीं कहे। जब वह युवा थी तब उसने कुछ बार ऐसा कहा था, लेकिन अब मीरा ऐसा नहीं कहती थी। उसे एम्परर पर भी विश्वास नहीं था। किसी पुरुष पर भरोसा नहीं किया जा सकता। अभी वह उससे प्रेम करता था, उसे वो सुंदर लगती थी, लेकिन जैसे जैसे साल बीतेंगे और उसकी सुंदरता फीकी पड़ जाएगी, उसे छोड़ दिया जाएगा। अगर उसने एम्परर को नाराज किया तो उसे छोड़ दिया जाएगा। अगर वो उन्हें खुश करने में असफल रही तो भी उसे छोड़ दिया जाएगा। अंत में केवल खून ही बचता है। अमृता से ये कहना उसके लिए पूरी तरह सच्चा था, लेकिन अब उसके पास कोई खून नहीं बचा था। राजधानी से एवरन ग्रैंड डची तक समुद्र के रास्ते आने में लगभग 1.5 महीने का समय लगता था। जमीन के रास्ते आमतौर पर कम से कम 4 सप्ताह लगते थे, वह भी तब जब कोई अनुभवी संदेशवाहक लगातार घोड़े बदलते हुए पूरी रफ्तार से यात्रा करे। एक रास्ता था, लेकिन उस रास्ते में एक विशाल बंजर भूमि को पार करना पड़ता था। एवरन ग्रैंड डची एक बहुत बड़ा भूभाग था, लेकिन यहाँ आबादी बेहद कम थी। आप कहीं भी जाएं, आपको कोई गांव दिखाई नहीं देता था। जमीन के रास्ते यात्रा करते समय लगातार सुनसान इलाका मिलता था और मौसम ठंडा तथा तेज हवाओं वाला था। आम लोगों के लिए यह आसान यात्रा नहीं थी, इसलिए वसंत से लेकर शरद ऋतु तक ज्यादातर लोग सामान पहुंचाने और यात्रा करने के लिए समुद्री मार्ग का इस्तेमाल करते थे। सर्दियों में एवरन ग्रैंड डची का बंदरगाह अधिकांशतः जम जाता था। उस समय साम्राज्य के मुख्य भूभाग के साथ व्यापार और आवागमन काफी कम हो जाता था। यही कारण था कि साम्राज्य के लोग उत्तर के निवासियों को अलग पहचान देते हुए उन्हें नॉर्थमैन कहते थे। सच में ये जगह थोड़ी डरावनी लगती है। ऐसा लगता है जैसे किसी दूसरे देश में आ गए हों। रूबी ने अमृता से कहा। दोनों उस नाव पर खड़ी थीं जो नदी के ऊपरी हिस्से की ओर जा रही थी। अमृता ने एक बड़े जहाज में 1 महीने से अधिक समय तक समुद्र की यात्रा की थी। कल ही वे एक छोटी, चिकनी और तेज नाव पर सवार हुई थीं,
जो नदी के मुहाने से मुख्य शहर की ओर जा रही थी। नदी के किनारे दिखाई देने वाला दृश्य उतना ही अनजान और विदेशी था जितना रूबी ने कहा था। एक विशाल नदी के कारण यहाँ पानी की कोई कमी नहीं थी और मैदान भी बहुत विस्तृत था, लेकिन कहीं कोई गांव नहीं था। बंदरगाह पर नाव बदलने के बाद वे एक दिन से अधिक समय तक तेजी से आगे बढ़ चुके थे, फिर भी उन्हें ऐसा कोई इलाका दिखाई नहीं दिया जहां लोग रहते हों। आसमान को छूते हुए ऊंचे पेड़ों ने घने जंगल बना रखे थे। बहुत दूर तक फैली पर्वत श्रृंखला इस भूमि को चारों ओर से ऐसे घेरे हुए थी मानो उसे कैद कर रखा हो। पहाड़ों पर बर्फ की मोटी परतें जमी थीं और समुद्र की ओर तैरती हुई बर्फ की चट्टानें भी दिखाई दे रही थीं। ओह मैडम, उधर देखिए, हिरण, सोफी ने उत्साह से कहा। इतना सब देखने के बाद भी तुम्हारा मन नहीं भरता? ये बहुत दिलचस्प है। यहाँ जानवर इंसानों को देखकर भागते भी नहीं हैं। राजधानी में जंगली जानवरों को देखना आसान नहीं था। शहर की सीमाएं पार करने के बाद भी हर जगह इंसान ही बसे हुए थे। वहाँ पहाड़ और जंगल जरूर थे, लेकिन सब कुछ व्यवस्थित और नियंत्रित था। ये जगह बिल्कुल अलग थी। अमृता ने अपनी नज़रें दूर तक दौड़ाईं। लहरों और हवा की आवाज़ इतनी तेज थी कि उसके कानों में बाकी सब आवाज़ें दब गई थीं। इतने लंबे समय तक इसी शोर में रहने के बाद उसे लगभग भूल ही गया था कि असली शांति कैसी होती है। इस ठंडी हवा में खड़े होकर आखिर क्या देख रही हो? विशाल ने पीछे से अमृता को फर के गर्म लबादे में लपेटते हुए पूछा। अमृता चौंक गई, क्योंकि उसे उसके आने की आवाज़ तक सुनाई नहीं दी थी। आह! बिना किसी वजह के उसके गालों पर गर्मी फैल गई। अब उसे इसकी भी आदत होने लगी थी। अजीब बात यह थी कि इसका श्रेय समुद्री बीमारी को जाता था। विशाल जिस जहाज से एवरन ग्रैंड डची आता जाता था वह बहुत बड़ा, स्थिर और शानदार था। फिर भी पहले 15 दिनों तक अमृता समुद्री बीमारी से बुरी तरह परेशान रही। वह लगभग केवल चीनी वाला पानी और चॉकलेट खाकर ही गुजारा कर रही थी, जिससे उसके शरीर पर थोड़ा बहुत जो वजन आया था वह भी फिर से कम होने लगा था। एक ही कैबिन में विशाल के साथ रहने की चिंता करना बेकार था। उसके पास उसके बारे में सोचने तक की ऊर्जा नहीं थी। जब तक उसके शरीर को जहाज की गति की आदत पड़ी, तब तक पहली रात की अजीब और शर्मनाक यादें भी समय के साथ कुछ हद तक धुंधली हो गईं। ताजी हवा लेने के लिए डेक पर ऊपर नीचे घूमते हुए अमृता को धीरे धीरे विशाल की मौजूदगी की भी आदत हो गई। अमृता ने अपने क्लोक पर विशाल द्वारा लगाए गए हीरे जड़ा सजावटी पिन को उंगलियों से छुआ। सिर झुकाए हुए उसे पता ही नहीं था कि उसके चेहरे पर इस समय कौन से भाव थे। उसे शांत दिखने का अभिनय करने में कुछ समय लगा। रूबी अभी भी इस अजीब जगह के नज़ारों को देखकर मंत्रमुग्ध लग रही है। यह मध्य क्षेत्र से बिल्कुल अलग है। शरद ऋतु खत्म हो चुकी है। इंपीरियल कैपिटल के सुहावने मौसम के विपरीत एवरन ग्रैंड डची एक ठंडा इलाका था। जैसे ही ग्रेट ड्यूक की दक्षिणी सीमा एलिया वॉल पार की जाती थी, वहीं से हवा का तापमान बदल जाता था और उत्तरी सीमा टोल्ड माउंटेन्स वो अंतिम उत्तरी सीमा थी जहां इंसानों का जीवित रहना संभव था। जब उनकी शादी हुई थी तब गर्मियों का आखिरी दौर चल रहा था। अब 1 महीने से ज़्यादा समय बीत चुका था, इसलिए राजधानी में इस समय शरद ऋतु होगी। लेकिन यहाँ पहले ही सर्दी आ चुकी थी। यहाँ अभी शरद ऋतु है। अभी मौसम थोड़ा बेहतर है, लेकिन जैसे जैसे हम मुख्य भूभाग की ओर जाएंगे हवा और तेज होगी, आगे और ठंड पड़ेगी। मैं ज़रूरत से ज़्यादा खुद को नहीं थकाऊंगी। तुम्हारी बात पर भरोसा करना मुश्किल है। मैं चाहता था कि तुम राजधानी में ही रहती। अमृता उसकी शिकायत सुनकर हंस पड़ी। ये सुनना थोड़ा अजीब है कि हमारी शादी होते ही हमें अलग होने की बात करनी पड़ रही है और राजधानी से दूर रहना ही बेहतर है, जब तक उसके द्वारा बोए गए षड्यंत्र अंकुरित होकर बड़े हों। और कुछ समय के लिए उसे अपने दिमाग को आराम देने की भी जरूरत थी। लौटने के बाद उसे फसल काटने में व्यस्त होना था। क्या ये पहली बार है जब तुम राजधानी से बाहर निकली हो? हाँ, अमृता ने दूर देखा। अतीत में भी ऐसा ही था। जब तक विशाल ने उसे गिरते हुए साम्राज्य को नहीं दिखाया था, अमृता ने कभी राजधानी से बाहर कदम नहीं रखा था। वह अपने अंधेरे कमरे में बैठकर शतरंज की गोटियां चलाती और लोगों को अपनी उंगलियों पर नचाती थी। कभी कभी इंपीरियल पैलेस या सोशल वर्ल्ड में होने वाली किसी घटना के लिए उसे खुद हस्तक्षेप करना पड़ता था, लेकिन जैसे जैसे लोगों की संख्या बढ़ती गई और षड्यंत्र का दायरा विस्तृत होता गया, उसे खुद सामने आने की जरूरत कम होती गई।
उसने कभी पश्चिम का अंतहीन क्षितिज नहीं देखा था, न ही पूर्व का खूबसूरत पहाड़ी भूभाग। उत्तर का भी यही हाल था। अब जब वह इसके बारे में सोचती थी तो उसे लगता था कि शुरुआत से ही उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। सत्ता हासिल करना और षड्यंत्र रचना एक कमरे में बैठकर भी किया जा सकता है, लेकिन राजनीति जीवन से जुड़ी होती है। उसे यह समझना चाहिए था कि हर इंसान का अपना अलग जीवन होता है। अगर उसने दुनिया को थोड़ा पहले देखा होता तो क्या उसने वैसा किया होता? सीमा, तुम क्या सोच रही हो? मैं कुछ नहीं सोच रही। अमृता ने जानबूझकर अपना दिमाग खाली कर लिया। अभी नहीं। ये तो केवल शुरुआत थी। किसी व्यक्ति के जीवन को सिर्फ एक संख्या से ज्यादा महत्व नहीं देना चाहिए था। वह कुछ देर तक ठंडी हवा में खड़ी रही, क्योंकि विशाल उसके बहुत करीब खड़ा था। अमृता ने अपना ध्यान संभाला और खुद को केवल उसी पर केंद्रित किया। सीमा, विशाल ने उसे फिर पुकारा। बिना किसी वजह के उसके शरीर का तापमान बढ़ गया। मुझे मुख्य भूभाग दिखाई दे रहा है। जिस क्षण अमृता अपना संतुलन खोने और अपनी झिझक जाहिर करने वाली थी, तभी किसी ने चिल्लाकर कहा। अमृता ने आंखें खोल दीं। वे जंगल के बीच से लगभग आधा रास्ता तय कर चुके थे और तभी उसे एक भव्य लेकिन साधारण पत्थरों से बना किला दिखाई दिया। वाह! सोफी के उत्साह भरे स्वर को सुनकर अमृता समझ गई कि वह भी ऊपर डेक पर आ गई थी। विशाल ने कहा, मुझे उम्मीद है कि तुम निराश नहीं होगी। जो कोई भी एवरन ग्रैंड डची का इतिहास जानता है, वो इससे कैसे निराश हो सकता है? यह एवरन ग्रैंड डची का गौरव है। एवरन ग्रैंड डची का इतिहास अंतहीन युद्धों से भरा था। इसका कारण था करम नामक राक्षसों का एक समूह जो नियमित रूप से टोल्ड माउंटेन्स को पार करके दक्षिण की ओर आता था। यहाँ पैदल यात्रा करना भी असुविधाजनक नहीं था। वास्तव में संसाधनों से समृद्ध और घनी आबादी वाले क्षेत्र इससे भी ज्यादा दक्षिण में थे। शासन की सुविधा को देखते हुए मुख्य भूभाग को थोड़ा और दक्षिण में बनाना सही होता। दूसरे क्षेत्रों के साथ व्यापार और आवागमन को देखते हुए भी इसे ऐसे बंदरगाह के पास होना चाहिए था जो जमता न हो। लेकिन एवरन ग्रैंड डची ने ऐसा नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने सीमा के पास एक रक्षात्मक किला बनाया और वहीं अपना ठिकाना स्थापित किया। अगर टोल्ड माउंटेन्स की रक्षा पंक्ति टूट जाती तो यह उन लोगों की रक्षा करता जो समय पर वहां से निकल नहीं पाते। अगर पर्याप्त भोजन जमा करके रखा जाए तो ये किला कई वर्षों तक टिक सकता था। जब रक्षा पंक्ति के टूटने पर बीकन जलाया जाता तो आसपास के सभी आम लोग किले की ओर इकट्ठा हो जाते, और जब तक किला दुश्मनों को रोके रखता, दक्षिण के लोगों को दूसरी रक्षा पंक्ति एलिया वॉल के पीछे सुरक्षित स्थानों की ओर भेज दिया जाता। संक्षेप में, ये किला इस बात का प्रतीक था कि ग्रैंड डची टोल्ड माउंटेन्स की रक्षा कर रहा है, और यह उस जीवन का भी प्रतीक था जिसे वे आम लोगों की रक्षा के लिए जीते थे। इसीलिए एवरन को नॉर्थ का एवरन और एम्पायर की शील्ड कहा जाता था। विशाल हल्का सा असहज होकर मुस्कुराया। उसे अपने परिवार की प्रशंसा सुनकर खुशी हो रही थी, लेकिन साथ ही उसे इस प्रशंसा को अपने लिए स्वीकार करने में संकोच भी हो रहा था। सौभाग्य से हमें अभी तक इसे वास्तव में इस्तेमाल नहीं करना पड़ा है। वैसे यह निश्चित है कि अंदर का हिस्सा जितना बाहर से दिखाई देता है उतना भद्दा नहीं है। ये किला मूल रूप से आरामदायक जीवन के लिए बनाया ही नहीं गया था। ये हवा को अच्छी तरह रोकता होगा। खैर, इसे इसी जरूरत को ध्यान में रखकर बनाया गया है। विशाल अनिश्चित स्वर में बुदबुदाया। अमृता ने अपना फर का लबादा पहन रखा था और दासियां भी अपने अपने कोट पहने हुए थीं। लेकिन विशाल, उसके बॉडीगार्ड और सर्वेंट्स सभी पतले कपड़ों में थे। कुछ नाविकों ने तो आधी बाहों वाले कपड़े भी पहन रखे थे। अमृता बस मुस्कुरा दी। कुछ ही देर में जहाज मुख्य भूभाग से जुड़े डॉक पर आ लगा। सबसे पहले बॉडीगार्ड नीचे उतरे और फिर विशाल ने अमृता को उतरने में मदद की। मुख्य भूभाग के सभी गार्ड्स और एम्प्लॉइज डॉक पर पंक्तिबद्ध होकर खड़े थे। क्या आप स्वस्थ रहे, ग्रैंड ड्यूक? सलीकेदार कपड़े पहने एक अधेड़ दंपति आगे आए और झुककर अभिवादन किया। मुझे खुशी है कि तुम दोनों स्वस्थ हो, एरन, मार्गरेट। विशाल ने दोनों को हल्के से गले लगाया और फिर अमृता से उनका परिचय कराया। सीमा, ये काउंट और काउंटेस जॉर्डन हैं। मेरे दूर रहने के दौरान ये एस्टेट के प्रबंधन की जिम्मेदारी संभालते हैं। आपसे मिलना हमारे लिए सम्मान की बात है, महामहिम। हम आपके आगमन का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे।
काउंट और काउंटेस जॉर्डन एक साथ घुटनों के बल बैठ गए। अमृता ने भी हल्के से सिर झुकाकर दोनों का अभिवादन किया। आप दोनों उठ सकते हैं। ग्रैंड ड्यूक एवरन के भरोसेमंद सेवकों से मिलकर मुझे खुशी हुई। जब तक मैं इस एस्टेट की परिस्थितियों से परिचित नहीं हो जाती, मुझे उम्मीद है कि आप भविष्य में मेरी बहुत सहायता करेंगे। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा, दोनों ने एक साथ उत्तर दिया। हर कोई आप दोनों का स्वागत करने के लिए यहाँ इकट्ठा हुआ है। एरन ने कहा, आप शादी के समारोह के बाद यहाँ आए हैं, लेकिन यहाँ भी आपको शादी का समारोह करना होगा। आपको अंदाजा भी है कि कितने लोग आपकी शादी का इंतजार कर रहे थे। खैर, रिसेप्शन थोड़ा, तुम्हारा क्या विचार है? विशाल ने अमृता की ओर देखकर पूछा। 3 साल बाद आप मॉन्स्टर वेव से सुरक्षित लौटे हैं। लोगों की दावत करने की इच्छा को मैं पूरी तरह समझती हूँ। क्या तुम ठीक रहोगी? मैं क्यों ठीक नहीं रहूंगी? तुम्हें भीड़ पसंद नहीं है ना? अमृता थोड़ा चौंक गई। ये सच था, वह बॉल से इसलिए बचती थी क्योंकि उसके कपड़े साधारण होते थे, उसकी शक्ल सूरत को लेकर उसमें हीन भावना थी और उसे नृत्य करना भी ठीक से नहीं आता था। लेकिन कुल मिलाकर उसे भीड़ पसंद नहीं थी। उसके मन में बहुत से विचार चलते रहते थे, इसलिए बहुत सारे लोगों के बीच रहने पर वह जल्दी थक जाती थी। लेकिन उसे ये पता नहीं था कि विशाल ये बात जानता था। तभी अचानक भीड़ में से एक लड़की निकलकर आई और सीधे विशाल की बाहों में जा गिरी। महामहिम, आप वापस आ गए। ओह! विशाल चौंक गया। उसने उस लड़की को इस तरह थाम लिया जैसे उसे अमृता से टकराने से बचाना हो। मार्गरेट ने जल्दी से उस लड़की का हाथ पकड़ लिया। ऑब्री, इतनी बदतमीजी से पेश आना कैसी बात है? मुझे माफ़ कर दीजिए। जहाज के आते समय मुझे बहुत देर से पता चला। मुझे बहुत खुशी है कि आप वापस आ गए, महामहिम। ऑब्री के गाल शर्म से लाल हो गए। उसने संकोच भरे चेहरे के साथ विशाल की ओर ऊपर देखा। ऑब्री, काउंट और काउंटेस जॉर्डन की सबसे छोटी बेटी थी। जब उसने पिछली बार विशाल को देखा था, तब वह केवल 15 साल की थी और अभी बच्ची ही थी। विशाल को उसकी सबसे साफ यादें तब की थीं, जब वह 7 या 8 साल की थी। ऑब्री, तुम? विशाल चौंक गया। तुम तो बहुत बड़ी हो गई हो। हाँ, महामहिम, अब मैं बड़ी हो गई हूँ। मैं 18 साल की हूँ। ऑब्री ने विशाल से लिपटे हुए ऊपर देखा। विशाल ने धीरे से अपनी बाहें हिलाईं और ऑब्री को खुद से अलग कर दिया। बचपन में वह उसे छोटी बहन की तरह प्यार करता था और वह उसे बहुत प्यारी लगती थी, लेकिन अब वह ऐसी उम्र में थी जहां इस तरह का व्यवहार करना उचित नहीं था। ऑब्री स्तब्ध रह गई। ये पहली बार था जब विशाल ने उससे लिपटने पर उसे गले नहीं लगाया था। मार्गरेट ने तुरंत ऑब्री की बाह पकड़कर उसे एक तरफ खींच लिया और सिर झुका दिया। मुझे क्षमा करें, महामहिम, मैंने अपनी बेटी को अच्छी तरह से नहीं पाला। नहीं, इतने लंबे समय बाद मिली है, इसलिए मुझे देखकर उत्साहित हो गई होगी। ऑब्री इतनी बड़ी हो गई है, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा कि मैं इतने लंबे समय से यहाँ नहीं आया। महामहिम भी बहुत बदल गए हैं। माहौल को असहज होने से बचाने के लिए एरन बीच में आकर हंसते हुए बोला। विशाल भी हंस पड़ा। 3 साल पहले मैं बच्चा ही तो था, महामहिम। जब आप केवल 20 साल के थे, तब भी आप कोई साधारण बच्चे नहीं थे। क्या इसका मतलब है कि मैं अब ज़्यादा बूढ़ा दिखता हूँ? विशाल ने अपने गाल पर हाथ फेरा, फिर उसने चोर नज़रों से अमृता की ओर देखा। अमृता ने अपना सिर थोड़ा झुका दिया। क्यों, कुछ नहीं। विशाल ने अपनी हल्की लाल हुई गालों को तर्जनी से खुजाया, फिर उसने कोमल भाव के साथ अमृता की ओर हाथ बढ़ाया। सबसे पहले कमरे में चलो, थोड़ा गर्म होकर आराम कर लो, उसके बाद मैं तुम्हें किले का परिचय दूंगा। कल तय करेंगे कि स्वागत समारोह करना है या सिर्फ अभिवादन। मैंने सुना है कि अभी यहाँ शरद ऋतु है। अमृता मुस्कुराई। मेरी नहीं, तुम्हारी बात कर रहा हूँ। तुम 1 महीने से ज़्यादा समय से नाव पर सफ़र कर रही हो, तुम्हारे होंठ तक सफ़ेद पड़ गए हैं। मैं इतनी भी थकी नहीं हूँ। अमृता ने ऐसा कहते हुए अपना हाथ विशाल के हाथ पर रख दिया। विशाल ने अपना हाथ पलटकर अमृता की उंगलियां थाम लीं। अमृता का शरीर हल्का सा सिहर उठा। उसकी शर्म से कांपती उंगलियां विशाल की हथेली पर हल्के से खरोंच गईं। विशाल ने अपने चेहरे पर सामान्य भाव बनाए रखने में सफलता पा ली, लेकिन उसके कानों की लौ लाल हो गई। ये देखकर ग्रैंड डची के लोगों ने चुपचाप एक दूसरे की ओर देखा। वे जो कहना चाहते थे, उसे किसी ने भी मुंह से नहीं निकाला।
रूबी, सोफी और राइस तीनों संतुष्टि भरी मुस्कान के साथ खुश दिखाई दे रही थीं। अमृता ने नजरें दूसरी ओर कर लीं। उसके हाथ ठंडे थे, जबकि विशाल के हाथ गर्म थे। फिर भी अजीब तरह से उसे ऐसा भ्रम हो रहा था, जैसे उसके अपने हाथ भी गर्म हो गए हों। ये झूठ था कि उसे अब इसकी आदत हो गई थी, बल्कि मामला उल्टा था। अब तो उसकी हालत और अजीब होती जा रही थी। विशाल की उंगलियों का हल्का सा स्पर्श भी उसके दिमाग को बिल्कुल खाली कर देता था। बिना किसी वजह के उसकी सांसें तेज हो रही थीं। पतले पायजामे के भीतर महसूस हुए उसके आलिंगन की याद बार बार उसके मन में लौट रही थी। उसे नहीं पता था कि उसकी त्वचा से वह याद कब मिटेगी। अंदर चलें, विशाल ने सामान्य से भी धीमी आवाज में अमृता के कान के पास फुसफुसाया। अमृता ने सिर झुका लिया। विशाल ने उसका हाथ खींचा और उसने अपनी बांह उसके साथ जोड़ ली। हालांकि उसने उसका हाथ नहीं छोड़ा। एरन जल्दी से आगे बढ़ गया। ग्रैंड डचेस का कमरा मैंने तैयार करवा दिया है। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, लेकिन यहाँ की सीमाएं हैं। मुझे डर था कि कमरा बहुत साधारण लगेगा, इसलिए मैंने ज़्यादा सजावट नहीं की। अगर आप चाहें तो इसे अपनी पसंद के अनुसार सजा सकती हैं। ठीक है। अमृता बाहर से शांत रहने का अभिनय करती रही और अपने तेज धड़कते दिल को शांत करने की कोशिश करती रही। तभी अचानक उसे किसी की नज़र महसूस हुई और उसने पीछे मुड़कर देखा। ऑब्री अमृता को घूर रही थी। उसके चेहरे पर उमड़ रही नफरत को छिपाने की उसने जरा भी कोशिश नहीं की थी। अमृता असहज हो गई। इसे संभालना मुश्किल होगा। वह ये दिखावा भी नहीं कर सकती थी कि उसने कुछ देखा ही नहीं। अगर ऑब्री अपनी भावनाओं को छिपाने की कोशिश कर रही होती, तो अमृता को शायद कभी पता ही नहीं चलता। लेकिन उसके चेहरे पर इतनी खुली हुई नफरत थी कि उसे नज़रअंदाज करना संभव नहीं था। ऐसी उद्दंडता परिवार के लिए भी परेशानी खड़ी कर सकती थी। विशाल ने उसका ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए उसका हाथ हल्के से दबाया। अमृता ने उसकी ओर देखा तो विशाल मुस्कुराया। अमृता का शयन कक्ष विशाल के शयन कक्ष के ठीक बगल में था। बताया गया कि पीढ़ियों से यही जगह ग्रैंड ड्यूक और ग्रैंड डचेस के शयन कक्ष के रूप में इस्तेमाल होती आई थी। दोनों कमरों के बीच एक दरवाजा था, इसलिए कॉरिडोर में गए बिना एक कमरे से दूसरे कमरे में आया जाया जा सकता था। दोनों तरफ से इसे बंद किया जा सकता है। दोनों तरफ की चाबियां अलग हैं, इसलिए अगर एक तरफ से दरवाजा बंद कर दिया जाए, तो दूसरी तरफ से उसे खोला नहीं जा सकता। एरन की बात सुनकर अमृता हंस पड़ी। क्या ये पति पत्नी के झगड़े के लिए है, यानी दूरी बनाए रखने के लिए अलग कमरा बंद कर लेना? ओह, क्या ये दरवाजा किसी आपात स्थिति के लिए है? मेरे कमरे की तरफ एक इमरजेंसी पैसेज है, बाद में मैं तुम्हें उसे खोलने का तरीका दिखाऊंगा। विशाल ने कहा, क्या ये कोई गुप्त रास्ता है? अंदर से बाहर जाने का रास्ता कोई रहस्य नहीं है। यह आपात स्थिति के लिए बनाया गया है। कर्म से किसी भी समय सामना हो सकता है, इसलिए इन रास्तों के बारे में हर कोई जानता है। अच्छा, अगर ऐसा है, तो मैं इसे याद रखूंगी। विशाल के शयन कक्ष के सामने एक टूवाले रूम और छोटा सा बाथरूम था। रिसेप्शन रूम के बगल में एक जगह थी जिसे स्टडी के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता था। शयन कक्ष बहुत बड़ा नहीं था। दीवारों पर हर जगह मोटे फर लगे हुए थे। फर्श भी इतने मुलायम फर से ढका था कि वे टखनों तक आ रहे थे। अमृता ने हाथ बढ़ाकर दीवार को छुआ। यहाँ के सभी कमरे छोटे बनाए जाते हैं, क्योंकि बड़ी जगह जल्दी ठंडी हो जाती है। यहाँ बहुत से खाली कमरे हैं, इसलिए अगर तुम्हें ज़्यादा जगह चाहिए तो हमें बताना। क्या ये भालू की खाल है? हाँ, ये टैपेस्ट्री से बेहतर है। हवा को ज़्यादा अच्छी तरह रोकती है। अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो मैं कुछ और मंगवा दूंगा। नहीं, ऐसा नहीं है कि मुझे पसंद नहीं, बस ये कुछ ज़्यादा ही भव्य है। अमृता बुदबुदाई। पिछली ग्रैंड डचेस भी रहने की जगहों में फर का इस्तेमाल करती थीं। अभी मौसम ठीक है, लेकिन सर्दी आने पर जो लोग यहाँ के नहीं हैं, उनके लिए इसे सहन करना मुश्किल होता है। हाँ, समझ गई, अमृता ने जवाब दिया और विशाल की ओर देखा। विशाल ने सिर हिलाया। कमरे में गर्मी पर्याप्त लग रही है। बिना ज़्यादा कुछ किए भी मैं गर्म हो रही हूँ। नीचे के लोग अपना काम अच्छी तरह कर लेंगे, लेकिन एक चीज़ है जो तुम नहीं कर सकती। अगर तुम ऐसा कहते हो तो मुझे बहुत अयोग्य व्यक्ति जैसा महसूस होता है। विशाल हंस पड़ा। सबसे पहले आराम करो। रात के खाने के समय मैं तुम्हें लेने आऊँगा। पहले मैं यहाँ की स्थिति देख लेता हूँ। ठीक है, शाम को बात करेंगे कि कल क्या करना है। ऐसी बहुत सी बातें हैं जिन पर मैं तुम्हारी राय लेना चाहता हूँ।
ठीक है। विशाल ने उसकी ओर हाथ बढ़ाया। अमृता चौंक गई और उसका शरीर तन गया। विशाल के अंगूठे ने धीरे से अमृता की आंखों के पास से बाल हटाए। आराम करो, उसने प्यार भरे स्वर में कहा और बाहर चला गया। एरन और बाकी वैसल्स ने भी सिर झुकाकर अमृता का अभिवादन किया और विशाल के पीछे बाहर निकल गए। मैडम, बैठ जाए। सोफी ने अमृता का क्लोक उतार दिया। अमृता आराम कुर्सी पर बैठ गई। उसे ठंड का एहसास तक नहीं हुआ था, लेकिन फायरप्लेस के सामने बैठते ही उसका शरीर जैसे पिघलने लगा। उसे विशाल का दिया हुआ हीरे जड़ा सजावटी पिन परेशान कर रहा था। एक अजीब सी मनस्थिति में फंसी अमृता उसे हाथ में लेकर यूं ही घुमाती रही। उस हीरे जड़ा सजावटी पिन पर एवरन ग्रैंड डची का क्रेस्ट खुदा हुआ था। राजधानी में वह इतनी व्यस्त थी कि इस बारे में ठीक से सोचने का समय ही नहीं मिला था, लेकिन यहाँ आने के बाद उसे एहसास हुआ कि औपचारिकता ही सही, उसे आखिरकार विशाल की पत्नी का नाम मिल गया था। फिलहाल इस किले की मालकिन वही थी। पीछे मुड़कर देखने पर उसे आश्चर्य हुआ। उसने अपने पिछले जीवन में शादी करने के बारे में कभी गंभीरता से क्यों नहीं सोचा था? अमृता अतीत को याद करने लगी। उसे कभी ऐसा नहीं लगा था कि वह राजनीतिक विवाह से नफरत करती है। जब वह छोटी थी तब उसकी माँ और उसका भाई ही उसके लिए पूरी दुनिया थे, लेकिन जैसे जैसे वह बड़ी हुई, शायद उसके मन में कभी कभी शादी के जरिए वहां से भाग जाने का विचार आया होगा। ऐसा नहीं था कि पुरुषों ने उससे संपर्क करने की कोशिश नहीं की थी। यहाँ तक कि जब वह मार्शनेस ऑफ रोसन बन गई थी और लॉरेंस ने क्राउन प्रिंस के रूप में अपनी स्थिति मजबूत कर ली थी, तब भी कई पुरुष उसके पद और संपत्ति के लालच में उसके करीब आने की कोशिश करते थे। अमृता ने कभी उन पर ध्यान नहीं दिया। क्या इसलिए क्योंकि मैं उन्हें पूरी तरह समझ सकती थी? ऊपरी तौर पर दिखाई देने वाला स्नेह भी शायद उसके दिल को डगमगा सकता था। जैसे कभी कभी लॉरेंस के अच्छे व्यवहार से उसका दिल पिघल जाता था। या शायद उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वह पहले से जानती थी कि अंततः उसे भी खत्म कर दिया जाएगा। अमृता ने अपनी गर्दन कुर्सी की पीठ से टिका दी। उसने कुछ पल के लिए आंखें बंद की और फिर खोल लीं। राइज, जाकर मार्गरेट को बुलाओ, अब मुझे उससे मिलना है। जी। राइज तुरंत बाहर चली गई। मार्गरेट बाहर एक राजा, चीफ कामवाली और कई वरिष्ठ कर्मचारियों के साथ इंतजार कर रही थी। जैसे ही उसे पता चला कि अमृता ने उसे बुलाया है, वो तुरंत अंदर आए। अमृता ने कर्मचारियों का अभिवादन स्वीकार करने के बाद कहा, इस किले में रहना कोई छोटी बात नहीं है, खासकर उस व्यक्ति के लिए जो साल में अधिकतम कुछ महीने ही यहाँ रहा हो। मैं चाहती हूँ कि तुम आगे भी इसे उसी तरह संभालो जैसे अब तक संभालती आए हो। अगर तुम विशाल की भरोसेमंद व्यक्ति हो तो मैं भी तुम पर भरोसा कर सकती हूँ। धन्यवाद। मेरे अधिकांश सर्वेंट्स वे कामवालीस हैं जिन्हें मैं अपने साथ लाई हूँ, लेकिन उनकी संख्या पर्याप्त नहीं होगी। इसलिए अगर तुम्हें कोई अच्छी कामवाली लगे तो कुछ लोगों को चुनकर मेरे पास भेज सकती हो। मैं चाहती हूँ कि मेरी कामवालीस जो कहना जरूरी हो उसे कहने से और जो करना जरूरी हो उसे करने से कभी पीछे न हटें। जी। यही एकमात्र बात थी जो उसने कर्मचारियों से मांगी। राजा और चीफ कामवाली को विदा करने के बाद अमृता ने मार्गरेट की ओर देखा। मार्गरेट बहुत घबराई हुई थी। मार्गरेट का अमृता को नई नई शादी हुई युवा मालकिन समझकर नजरअंदाज करने का कोई इरादा नहीं था। वह ग्रैंड डचेस थी जिसे विशाल ने स्वयं चुना था। यही बात उसके प्रति वफादार रहने के लिए पर्याप्त थी। लेकिन इसके अलावा भी अमृता के व्यक्तित्व में ऐसी गरिमा थी जिसके सामने मार्गरेट सहज होकर व्यवहार करने की हिम्मत नहीं कर सकती थी। अभी कुछ ही देर पहले वह विशाल का हाथ पकड़े शर्म से लाल हो रही थी, लेकिन अब वह बिल्कुल अलग व्यक्ति लग रही थी। मार्गरेट, जैसा कि तुम जानती हो, मैं अपने परिवार से कोई लेडी इन वेटिंग लेकर नहीं आई हूँ। इसकी वजह यह है कि मेरा कोई रिश्तेदार या परिचित नहीं है। अमृता ने धीमे स्वर में कहा। मार्गरेट ने विनम्रता से उत्तर दिया, जी, जिस लेडी इन वेटिंग को मैं चुनूंगी वह एवरन ग्रैंड डची या उससे करीबी संबंध रखने वाले किसी परिवार से होगी। मैं चाहती हूं कि तुम इस मामले में मुझे सलाह दो। अगली बात क्या होने वाली है, ये समझकर मार्गरेट ने एक गहरी सांस ली। सबसे पहले, मिस ऑब्री के बारे में तुम्हारा क्या विचार है? अगर वह काउंट जॉर्डन की बेटी है तो उसके पद, वफादारी और मेरी उम्र के करीब होने को देखते हुए वह उपयुक्त रहेगी। मुझे लगता है कि हम अच्छी तरह बातचीत भी कर पाएंगी और वह यहाँ के जीवन में ढलने में मेरी मदद कर सकती है। अमृता ने कहा,
उसे पहले ही यहाँ के लोगों के बीच पद और संबंधों की सीमाएं स्पष्ट करनी थीं। मार्गरेट समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे। ग्रैंड ड्यूक एवरन की एक वैसल होने के नाते उसे खुश होना चाहिए था कि नई ग्रैंड डचेस अपनी लेडी इन वेटिंग केवल एवरन ग्रैंड डची के भीतर से चुनने वाली थीं, क्योंकि इसका मतलब था कि वह अपने मायके की ताकतों को यहाँ नहीं लाएंगी और न ही कोई नया गुट बनाएंगी। और वह अपनी पहली लेडी इन वेटिंग के रूप में मार्गरेट की अपनी बेटी को चुनने की बात कर रही थीं। ये काउंट जॉर्डन के प्रति गहरे विश्वास और उनके संबंधों को मजबूत करने का संकेत था। साथ ही यह अपने आप में एक बड़ा सम्मान था। अगर अमृता के गर्भ से ग्रैंड ड्यूक का उत्तराधिकारी जन्म लेता तो यह और भी महत्वपूर्ण हो जाता। बच्चा जन्म लेने के बाद अपनी मां की देखरेख में रहने वाली उसकी लेडी इन वेटिंग के साथ स्वाभाविक रूप से घनिष्ठ हो जाता था। नैनी और पहला ट्यूटर भी आमतौर पर इन्हीं लेडी इन वेटिंग में से चुने जाते थे। फिर भी मार्गरेट अपना सिर नहीं उठा पा रही थी। ऑब्री बस देखने में बड़ी हो गई है, लेकिन अभी भी एक अपरिपक्व बच्ची है। उसमें जरा भी शिष्टाचार नहीं है। मैं उसे ग्रैंड डचेस की सेवा में भेजने की अनुमति कैसे दे सकती हूँ? मार्गरेट जानती थी कि अमृता की नज़रें धीरे धीरे उसे परख रही थीं। अगर अमृता ऑब्री से नहीं मिली होती तब भी मार्गरेट असहज होती, लेकिन अब वो ऑब्री को देख चुकी थी। उसने ये भी देखा था कि ऑब्री खुले तौर पर उसके प्रति शत्रुता दिखा रही थी। उसे इसका कारण भी पता चल गया होगा। वास्तव में मार्गरेट को लगा था कि अमृता गुस्सा करेगी, कोई बहाना भी नहीं था, इसलिए वह पहले गहराई से माफ़ी मांगती और फिर ऑब्री को तब तक डांटती जब तक वह अपनी गलती समझ न ले। लेकिन अमृता ने इतनी शालीनता से ऑब्री को अपनी लेडी इन वेटिंग बनाने की बात कही कि मार्गरेट के रोंगटे खड़े हो गए। क्या यह मेल मिलाप का तरीका था ताकि ऑब्री को अपने नियंत्रण में रखा जा सके, या ये सुनिश्चित करने का तरीका था कि ऑब्री समझ जाए कि उनका वास्तविक सुपेरियर कौन है? जो भी हो, अमृता की उम्र की किसी लड़की से ऐसी समझदारी की उम्मीद नहीं की जा सकती थी। मार्गरेट अपनी नई मालकिन की बुद्धिमत्ता से प्रभावित थी, वहीं अपनी उसी उम्र की मूर्ख बेटी की मां होने के कारण वह भयभीत भी थी। अमृता ने धीरे से कहा, हम वैसे भी एक ही किले में रहने वाले हैं, और अगर तुम उसे मुझसे छिपाओगी भी तो क्या वह छिपी रह पाएगी? ऐसा नहीं है। अगर उसे शिष्टाचार नहीं आता तो उसे और शिष्टाचार सीखना चाहिए। जब हिज ग्रेस ने मुझे बताया कि काउंट जॉर्डन एक भरोसेमंद परिवार है, तभी मैंने सोचा था कि अपनी पहली लेडी इन वेटिंग यहीं से चुनूंगी। मुझे अफसोस है कि तुम अपनी बेटी को नहीं दे सकती। मार्गरेट ने गहराई से सिर झुका लिया। उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं था। इसका मतलब यह नहीं है कि मुझे एवरन के प्रति तुम्हारी वफादारी पर संदेह है। नहीं, कृपया ऐसे भयावह शब्द मत कहिए। कृपया ऐसा मत कहिए महामहिम, आप एवरों की ग्रैंड डचेस हैं। और अंततः उसने कहा, ग्रैंड डचेस मेरी मूर्ख बेटी को अपनी सेवा में रखने वाली हैं। ये सुनना हमारे लिए बहुत बड़ा सम्मान है। उससे बहुत सी गलतियां होंगी, इसलिए कृपया उसे बहुत कुछ सिखाएगा। अमृता ने धीरे से सिर हिलाया। मार्गरेट के विचार के विपरीत अमृता ऑब्री से नाराज नहीं थी। वह केवल पहले से ही ऑब्री को अनुशासन में रखना चाहती थी। अमृता मार्शनेस ऑफ रोसन थी और अपनी मां की जगह एम्प्रेस का हाथ थामकर उसने शादी की थी, और ऑब्री उसके सामने बिना किसी झिझक के विशाल की बाहों में जा गिरी थी। अब तक विशाल उसके साथ बहुत स्नेह से पेश आता रहा होगा। वह वैसे भी बच्चों को पसंद करता था और ग्रैंड डची के लोगों को अपने परिवार की तरह मानता था। शायद वह ऑब्री को अपनी छोटी बहन जैसा ही समझता था, लेकिन वह ऐसा इसलिए कर सकता था क्योंकि उसके अधीन काम करने वाले लोग अपनी वफादारी की सीमा नहीं भूलते थे। अगर ऑब्री जैसी कोई व्यक्ति, जिसे ये पता ही न हो कि किसका स्थान ऊपर है और किसका नीचे, आगे चलकर भी इसी तरह व्यवहार करती रही तो निश्चित रूप से परेशानी होगी। इसलिए शुरुआत में ही इस कली को काट देना एवरन ग्रैंड डची के हित में था। भविष्य के लिए जब लीशा ग्रैंड डचेस बनेगी, सच में? अचानक ऐसा सवाल उसके सीने में उठा और उसके दिमाग में अटक गया। क्या तुम नाराज नहीं हो? सच में, क्या इससे तुम्हारी भावनाओं पर कोई असर नहीं पड़ता? अमृता ने फायरप्लेस की ओर देखा और चुपचाप विचारों में डूब गई। उसने अनायास अपना हाथ सीने पर रख लिया। उसका दिल भारी था, जैसे उसके ऊपर कोई पत्थर रखा हो। लेकिन अमृता ने ये जानने की कोशिश नहीं की कि उसके दिल पर आखिर क्या बोझ था, क्योंकि उसने सहज ही महसूस कर लिया था कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए।
विशाल, जो उसे रात के खाने के समय लेने आने वाला था, उम्मीद से पहले ही आ गया। उसके पीछे एक सर्वेंट भोजन से भरी ट्रॉली लेकर चल रहा था। रूबी ने सावधानी से दरवाजा खोला तो वह घबरा गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि आने वाला व्यक्ति विशाल होगा। मैडम सो रही हैं, ऐसा है? विशाल एक पल के लिए झिझका। अगर वे राजधानी में होते तो वह कह देता कि वह बाद में आएगा और वापस चला जाता। लेकिन इस बार विशाल ऐसा नहीं कर सका। वे 1 महीने से अधिक समय तक एक ही कैबिन में सोए थे। इसके अलावा बाहर की दुनिया के सामने वे विवाहित थे, इसलिए इतनी दूरी बनाए रखना भी जरूरी नहीं था। रूबी ने उसे बताया जरूर, लेकिन अंदर आने से रोका नहीं। विशाल गर्म कमरे में दाखिल हुआ। अमृता फायरप्लेस के सामने बैठी सो रही थी। उसे लगा था कि जहाज पर उसने अच्छी तरह आराम कर लिया होगा, लेकिन जैसा विशाल ने कहा था, वह वास्तव में थकी हुई लग रही थी। उसके पैरों के तलवों और घुटनों को गर्मी मिलने के बाद शायद उसकी नींद और गहरी हो गई थी। कहा जाता था कि एवरन ग्रैंड डची बहुत ठंडा था, लेकिन यह कमरा बिल्कुल ठंडा नहीं था, बल्कि यह रोसन मैंशन में अमृता के कमरे से भी ज्यादा गर्म था। ये गर्म कमरे की वजह से था, दीवारों पर लगे फर भी गर्मी बनाए हुए थे। विशाल उसके पास गया और प्लेट मेज पर रख दी। गर्मी के कारण अमृता के गाल हल्के गुलाबी हो गए थे। क्या उसे सोने देना बेहतर होगा, ये सोचते हुए विशाल उसके पास गया। सर्वेंट ट्रॉली छोड़कर चुपचाप बाहर निकल गया। रूबी भी उसके पीछे गई और धीरे से दरवाजा बंद कर दिया। विशाल ने कुर्सी खींची और अमृता के पास बैठ गया। कुछ देर तक वह उसके सोते हुए चेहरे को देखता रहा। लेकिन उसे जगाना भी ठीक होगा। नींद जरूरी थी, लेकिन खाना भी जरूरी था। कई महीनों की कड़ी मेहनत के बाद भी वह मुश्किल से अपना वजन बढ़ा पाई थी। विशाल ने चुपचाप अपना हाथ आगे बढ़ाया। अगर वह जाग जाए तो भी ठीक था, और अगर न जागे तो भी। उसने सोचा कि शायद उसके गाल को हल्के से छू कर देखे। उसकी हथेली लगभग अमृता के गाल को छूने ही वाली थी कि अमृता ने अचानक आंखें खोल दीं। विशाल, जो उसे छू भी नहीं पाया था, अजीब सा महसूस करते हुए अपना हाथ नीचे कर लिया। उसने खुलकर अपनी मुट्ठी को कई बार खोला और बंद किया। वह खुद से बहाना बना सकता था कि वह केवल ये जानना चाहता था कि उसके गाल गर्म हैं या नहीं। अमृता कुछ कह नहीं पाई। उसने कई बार पलकें झपकाईं और फिर धीरे से कहा, विशाल जब उसके गाल को छूने की कोशिश कर रहा था, तब उसके चेहरे पर ऐसा भाव था जिसे अमृता समझ नहीं पा रही थी। मुझे लगा मैं सपना देख रही हूँ। क्या मैं तुम्हारे सपने में था? मुझे नहीं पता। अमृता के होठों पर फीकी सी मुस्कान आ गई। क्या वो बुरा सपना था? नहीं, अमृता ने संक्षेप में उत्तर दिया। वो सपना था ही नहीं, इसलिए उसे बुरा सपना कहना उचित नहीं था। बल्कि जिस तरह विशाल अभी उसे इतनी कोमलता से देख रहा था, वह किसी झूठे सपने जैसा लग रहा था। अमृता उठने की कोशिश करने लगी, लेकिन थोड़ी देर सोने के बाद अचानक उठने पर उसके हाथ पैर भारी लगने लगे, जैसे उनमें अतिरिक्त वजन बांध गया हो। तुम्हें अभी और आराम करना चाहिए। क्या रात के खाने का समय नहीं हो गया? तुम थकी हुई थी, इसलिए मुझे नहीं लगा कि तुम्हें डाइनिंग हॉल तक जाने की जरूरत है, इसलिए मैं खाना यहीं ले आया। लेकिन वैसल्स से मिलने के लिए मैंने आज का कार्यक्रम रद्द कर दिया है। परसों एक प्रॉपर बैंक्वेट होगा। क्या ये ठीक है? बिल्कुल। अमृता ने हल्की सांस छोड़ी और फिर आर्मचेयर में धंस गई। अगर उसे एक और दिन आराम मिल सकता था तो वह इसके लिए आभारी थी। विशाल खड़ा हुआ। उसने ट्रॉली को धकेलते हुए आर्मचेयर के पास ला दिया। उसने सूप वार्मर का ढक्कन खोला और सूप को एक कटोरे में डाल दिया। इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। अब तक आर्मचेयर पर निढाल बैठी अमृता की आंखों में फिर से चमक आ गई। उठो मत, मैं तुम्हें दे देता हूँ। ओह, लेकिन मुझे। अमृता का शरीर उठने से पहले ही विशाल उससे एक कदम आगे था। उसने सूप का कटोरा और चम्मच पहले ही उठा लिया था। गर्म जगह